A very good evening to every one of you. Welcome to the class. My name is Amit Waridi Kilor and this is your first class for the EPF for 2025. Now, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, but I think we have sorted out today and I hope that we are audible and visible to each other today. Ashish, Priya, class नहीं दिख रहा? Are you kidding me, Ashish? I'm pretty sure about it. Probably every one of us is basically live. Thank you very much for coming to the class, ladies and gentlemen. कल का orientation session जो था वो थोड़ा सा derail हो गया था due to some technical problems. Well, it was not a technical problem, it was a human problem. Nevertheless, things happen. आज से बेसिकली आपकी जो क्लासेस हैं वो नॉर्मली शाम को 6 बजे स्टार्ट हुआ करेंगी एंड देन जब तक पढ़ाई चलती रहेगी. आज हम पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे. दैट वुड बी आवर फर्स्ट वे. पहले सिलेबस को डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे. सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा सिलेबस का, दैट वुड बी टू स्टार्ट विद द लेबर लॉज. कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, पर लेबर लॉज ऐसा सेक्शन है ईपीएफओ का जो कि थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा फैसिनेट करता है. बाकी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमने कहीं ना कहीं पे सुने होते हैं. हमने हिस्ट्री के बारे में सुना है, पॉलिटी के बारे में सुना है. सो लेट्स जस्ट गेट डायरेक्टली इनटू इट. पहले ही स्टार्टिंग में ही याद दिलाना चाहता हूं कि लेबर लॉज से 10 से 15 क्वेश्चंस ईपीएफओ के एग्जाम में आएंगे, यानी कि उसका जो सेक्शन जो है वो काफी सिग्निफिकेंट सेक्शन है. हावेवर इट इज इजी का मतलब ये हमें कम से कम ऐसा 2-3 महीने तक की प्रिपरेशन नहीं करनी है लेबर लॉज की. उसके एक्चुअली में जो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है. ये जो लेबर लॉज का सेक्शन है इसकी क्लासेस जो है लिटरली 1 हफ्ते से 8 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगी और जो हमारे पास जो कंटेंट उसमें पढ़ा होगा उसी की कुछ 2 या 3 रिवीजन करने के बाद हम लेबर लॉज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो वी आर स्टार्टिंग इंटेंशनली विद द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द पीपल हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताते हुए चलता हूं. वैसे हमने कल ओरिएंटेशन जो सेशन लिया था उसमें कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी, पर अगर चलिए आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि पहले दिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो चीजें नहीं सुनाई देते हैं. दिस इज द ईपीएफओ एग्जाम ऑफ 2025. यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. ये जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं ये रिक्रूटमेंट्स रेगुलरली नहीं होती हैं. 2 साल या 3 साल में ये नोटिफिकेशन आती है. पिछली बार 2023 में आई थी, उससे पहले 2020, उससे पहले 2017, उससे पहले 2014. तो मतलब कि देयर इज अ गैप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स इन टेकिंग आउट दीज नोटिफिकेशंस. 2 प्रकार की रिक्रूटमेंट है, 2 पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है. पहली होती है ईओ/एओ यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर. आप समझ लीजिए कि जो कि फील्ड में काम करते हैं एक प्रकार से. एंड दूसरे वाली है एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. एक ग्रुप बी की जॉब है, एक ग्रुप ए की जॉब है. लेकिन जो ये ईओ होते हैं यही प्रमोट होके बाद में 5 साल के बाद जो है इनका प्रमोशन होके ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन सकते हैं. राइट. व्हेन इट कम्स टू क्राइटेरिया देयर इज नो मिनिमम एज दैट हैज बीन टोल्ड. जैसे कि यूपीएससी में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो एक मिनिमम एज होती है 21 साल. 21 साल से नीचे का बच्चा जो है वो अटेम्प्ट नहीं दे सकता है. नाउ इसमें टेक्निकली कोई मिनिमम एज नहीं दी हुई है. यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री. तो जिसके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री आ चुकी है उसको बेसिकली पेपर देना अलाउड है. देयर इज एन अपर एज लिमिट. अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30 है ईओ के लिए और एपीएफसी के लिए 35 है. और फिर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उसी प्रकार से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है. ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का. अर्थात कोई इंडिविजुअल अगर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में पेपर देना चाहता है तो उसको 10 साल की लेवरेज मिलेगी एज में, यानी कि वो 45 ईयर्स तक की एज से पहले पेपर दे सकता है. लेकिन अगर वो ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको बेसिकली एक्स्ट्रा मिलेगी 3 साल की, यानी वो 48 तक दे सकता है. सो ऑनवर्ड्स. जो पोजीशंस हैं देयर आर अप्रोक्सीमेटली 250 वैकेंसीज. एक बात ध्यान रखिएगा कि एपीएफसी में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वाला जो एग्जाम है एपीएफसी उसके अंदर 76 के करीब वैकेंसीज है. लेकिन उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई भी वैकेंसी नहीं है. मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफिस में जो प्रोपोर्शन होगा वो पहले से फिल है. तो अलग से शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई बच्चा जो एपीएफसी के लिए अप्लाई करेगा वो 35 साल से नीचे का ही होना चाहिए. अगर आप ईओ के लिए करोगे तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी. तो यानी ईओ में शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का जो कैंडिडेट है उसकी एज 35 तक हो सकती है. जनरल कैटेगरी की 30 होगी, लेकिन 5 साल की रिलैक्सेशन के बाद 35. अब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में टेक्निकली स्पीकिंग जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कैंडिडेट है उसको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलके वो एटलीस्ट नहीं तो 40 इयर्स की एज तक पेपर दे सकता था. पर कोई भी सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग से रिजर्व नहीं है. तो शेड्यूल्ड ट्राइब ओनली एसटी नॉट एससी. एससी को रिलैक्सेशन है, यानी कि इस पेपर को देने के लिए एससी की एज 40 से कम होनी चाहिए
लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब की जो एज है वो 35 के ही ऊपर, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह ही चलेगी। खैर, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये हम बेसिकली पहले बाद में डिस्कस कर भी लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ये वैसे मैंने आपको यूट्यूब पे भी डिस्कस किया हुआ है, एंड जनरली स्पीकिंग इसको हम जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसे छोटे मोटे एग्जाम से रिलेटेड जो डाउट होंगे, वी कैन क्लियर इट एज सून एज पॉसिबल। नाउ सबसे पहले टू ऑल द स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आप सारे स्टूडेंट्स के पास एक पेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। पेड का मतलब है कि जिस जिस बच्चे ने क्लास में एडमिशन लिया है उसको वो लिंक दिया गया होगा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर एक ही पर्पस है उसको ज्वाइन करने का कि अगर कोई क्लास से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन होगी तो वो मैं ग्रुप में बता दूंगा, और मैं उस ग्रुप के अंदर जो टीचर्स हैं वो आपके साथ वीडियो कॉल करके 1-to-1 इंटरेक्शन किया करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कल जब हम ओरिएंटेशन क्लास कर रहे थे तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैंने डायरेक्टली आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियो कॉल के द्वारा कनेक्ट कर लिया था, क्योंकि यहां पे जो है थोड़ा सा वन वे कम्युनिकेशन होता है। आप मैसेज कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप वर्बली बोल नहीं सकते हैं, वीडियो में बात नहीं कर सकते हैं। तो हमने वो टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए स्पेसिफिकली बनाया है कि अगर आप वीडियो से बात करना चाहें, मतलब डिस्कस करना चाहें वर्बली एक दूसरे से, तो हम वो कर सके। तो जनरली प्रोग्राम क्या होगा कि जो भी हमारी क्लासेस होंगी उसके बाद हर तीसरे दिन ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार बेसिकली वी विल डू अ वीडियो क्लास सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन दैट टेलीग्राम चैनल। तो जिसके पास भी अगर वो किसी ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर ले। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो है, ज्वाइन दैट पेड टेलीग्राम ग्रुप। पहले वाली बात तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट वाली आ गई है। ठीक है, अंकिता, दीपक, अंजलि कह रही है लिंक कहां है दीपक? यार कुछ नोटिफिकेशन में आया होगा आपको, आप लोगों को कुछ लिंक आया होगा नोटिफिकेशन में, वरना फिर मैं मतलब आई विल आस्क द टीम टू बेसिकली सेंड इट अगेन। तो जो एप्लीकेशन है उसकी कोई नोटिफिकेशंस का कोई सेक्शन होगा, उसी में वो लिंक आता है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों, आधे बच्चों ने तो ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने नहीं किया है वो ये पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा इसके अंदर कुछ कंटेंट या पीडीएफ या बुक्स देने का कुछ पर्पस नहीं है, वो तो आपको मैं वैसे भी अवेलेबल हो जाएंगे, वो तो हम जो पब्लिक ग्रुप है उसमें भी कर देते हैं। दिस इज ओनली फॉर वीडियो कम्युनिकेशन ऑफ मी एंड यू। ठीक है, हम वो कॉन्वर्सेशनल जो सेशंस रखेंगे, डाउट सेशन जो रखेंगे, और कोई भी बात हो जाती है तो हम वीडियो के थ्रू इंटरेक्टिव सेशन यहां पे रख लेते हैं। तो दैट इज इसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, सेकेंड वाली बात, सेकेंड वाली, इसी ग्रुप के अंदर मैंने आज सुबह सुबह एक पॉलिटी की वीडियो सीरीज आपके साथ शेयर की है। ठीक है, वो पॉलिटी की जो वीडियो सीरीज है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए है। इट टीचेज यू कंप्लीट लक्ष्मीकांत इन टोटलिटी। आप उस सीरीज से पूरी की पूरी पॉलिटी को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। हम क्लासेस करेंगे इस वाले सेशन के अंदर, इस वाली क्लासेस में आपकी क्या नाम है, पॉलिटी की क्लासेस होंगी, बट दोज वुड बी लिमिटेड टू 10 डेज मैक्सिमम, जिसके अंदर हम क्रैश कोर्स करने की, मतलब कि पूरा का पूरा जो ईपीएफओ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक्स है सिर्फ उनको करेंगे। लेकिन एक बार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी एक रिकमेंडेशन है कि वो पॉलिटी की वीडियो सीरीज जो है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव एक बार आप जल्दी से पैरेलली क्लासेस के साथ साथ देखते रहिएगा। आई गारंटी यू दिस, जिस भी बच्चे ने वो सीरीज एक बार पूरी कर ली उसको पॉलिटी उसकी कंप्लीटेड रहेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सीरीज जो है ये पब्लिकली हम शेयर नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप के लिए है। इसके वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने लैपटॉप पे, ये नेसेसरी है। ये मत सोचिएगा कि उसको ड्राइव पे ही रखे रहने देंगे। 2 वाली बात होगी, दैट इज इट। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ द डे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी कोई और क्वेश्चंस है, डिबेट है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, वो तो हम कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं। विल डू अ वीडियो सेशंस टुडे। आज मैं ये क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे वीडियो सेशन भी करूंगा, तो जो भी बात हो आप वहां से पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, नाउ जो भी बच्चा ईपीएफओ 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है, याद रखना आपका एग्जाम जो है वो 30 नवंबर को है। अनटिल एंड अनलेस यूपीएससी बेसिकली चेंजेस देयर प्लान, टिल देन 30 नवंबर ऑफ द 2025 इज द एग्जाम एंड दिस इज द सिलेबस व्हिच इन ऑल ऑनेस्टी यू शुड बाय हार्ट इट। ठीक है, एक बार देखते हैं हमारा कौन कौन सा सिलेबस होगा। जनरली स्पीकिंग देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन ऑफ जनरल इंग्लिश, जो कि कैंडिडेट की इंग्लिश लैंग्वेज की और उसके जो वर्ड्स वोकैब होते हैं बेसिक इंग्लिश की कुछ नॉलेज को चेक करता है। अकॉर्डिंग टू माई ओन जजमेंट ये जो क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं ये स्लाइटली मॉडरेट लेवल के हैं, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे स्टूडेंट को इनको सॉल्व करने में कोई पर्टिकुलर डिफिकल्टी होनी चाहिए। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2023 में यूपीएससी ईओएओ का अलग एग्जाम कराता था और एपीएफसी का अलग एग्जाम कराता था। ईओएओ में 20 क्वेश्चन पूछते थे इंग्लिश के, और एपीएफसी में कभी 10 पूछ लेते थे, कभी 15 पूछ लेते थे, कभी 20 पूछ लेते थे, कोई एग्जैक्टली फिक्स नहीं था। तो इस साल पहली बार यूपीएससी ने कंबाइंड एग्जाम कर दिया है।
मतलब कि देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन एग्जाम, 2 एग्जाम नहीं होंगे, एक ही एग्जाम है, दोनों बच्चे सेम एग्जाम देंगे, उसी में से दोनों की अलग अलग कट ऑफ निकाल ली जाएगी। तो कितने इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे ये हम नहीं कह सकते हैं, पर इस बात की गारंटी है कि 10 से 20 के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो मिनिमम 10 आने ही आने हैं और 20 के करीब मैक्सिमम हो सकते हैं। दिस वुड बी द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश के आएंगे। नाउ इंग्लिश सरल है इन द सेंस कि ग्रामेटिकल जो बेसिक फ्रेजेस, वोकैब से रिलेटेड, सेंटेंस स्ट्रक्चर और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वही आते हैं। विल डू द क्लासेस फॉर दैट, लेकिन अगर आप खुद भी अगर प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखना चाहें तो एक बार देख के अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं। द सेकंड सेक्शन इज इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड द फ्रीडम मूवमेंट्स, ठीक है। ये जो फ्रीडम मूवमेंट्स है इसका अर्थ है इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट जो कि 1850 से लेके 1950 तक के समय की मानी जाती है। और उसके बाद जो ये कल्चर और हेरिटेज है ये ऑल कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है, इसको यूपीएससी किसी भी प्रकार से इंटरप्रेट कर सकता है एंड दे कैन आस्क इवन द एंशिएंट इंडियन क्वेश्चन, इवन द मेडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन। तो ये वाले सेक्शन को हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन कोर फोकस रहेगा फ्रीडम मूवमेंट को करना, यानी कि 1850 के बाद के पूरे मॉडर्न इंडिया को करना, और जो एंशिएंट और मेडिवल के इंपॉर्टेंट कल्चरल सेक्शन है उनको हम बेसिकली यहां पे करेंगे। इट वुड नॉट बी पॉसिबल, करना भी मत, लाइक इवन पर्सनली भी अगर आप ट्राई करें, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 115 दिन का समय बचा हुआ है, तो सारी मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करना सेंस नहीं बनेगा। वी वुड हैव टू गो ऑन अ हंच कि थोड़ी सी एक बार अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं जितनी पॉसिबल हो, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। देयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्ट्री ऑल्सो। कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है कि किसी टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ए एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर एग्जाम्स। देन देयर आर गोइंग टू बी डेवलपमेंटल इश्यूज एंड द प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी। ये दो चीजें बताने की कोशिश करता है कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक सेशन है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, कोई भी इकोनॉमिक्स के, बिकॉज दे हैव जस्ट सेड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, व्हिच इज जस्ट अ सिनोनिम टू से कि वी कैन आस्क करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, एंड देन दे विल ऑब्वियसली ऑलवेज आस्क द इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि पिछले साल भी पूछे गए थे। देन देयर इज अ गवर्नेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चंस आते हैं इन जनरली, 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए एक सिंपल एडवाइस, जो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो सीरीज दी है आपको, बैठ के उसको एक बार पूरी की पूरी सीरीज को देख लेना है, इतना छोटा सा काम करना है, और उसके बाद कुछ मॉक प्रैक्टिस कर लेने हैं। बियॉन्ड दैट आपको पॉलिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आपने ये पूरी की पूरी वो सीरीज रिवाइज कर ली, तो उसके बाद जो हमारी 8, 9, 10 दिन की क्लासेस होंगी पॉलिटी की, इस वाले क्या नाम है क्लास में, वो आपकी रिवीजन पूरी की पूरी कंप्लीट करवा देगा। सो यू विल हैव टू कंप्लीट दैट सीरीज साइमल्टेनियसली। आज से या कल से शुरू कीजिए और अगले 15-20 दिनों में टोटल 70 के करीब वो लेक्चर्स होंगे। देयर आर 70 लेक्चर्स, तो टोटल 10 से 15 दिन के अंदर उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके देख लीजिए। 70 लेक्चर हैं, 35 से 40 घंटे के टोटल लेंथ होगी उनकी सबकी मिला के, तो 30 to 35 आवर्स की लेंथ है। नंबर 70 है लेक्चर, कुछ आधे घंटे के भी लेक्चर्स हैं। ओके, देन देयर इज अ जनरल साइंस एंड द बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक अलग टॉपिक होता है, इसको स्टडी करेंगे हम, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, इसको हम क्लासेस करेंगे, उसी में याद होगा। साइंस के लिए वी विल डू अगेन 1 वीक से 1 हफ्ते से 2 हफ्ते की क्लासेस होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको अपनी एनसीईआरटीज को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर साइंस में थोड़ा सा वीक हैं तो। लाइक अगर आर्ट्स के स्टूडेंट थे, अगर नॉन मेडिकल था या मेडिकल था 11th और 12th में, तो यू शैल नॉट हैव मच ऑफ द प्रॉब्लम। यू कैन जस्ट वेरी केयरफुली स्किम थ्रू द एनसीईआरटीज ऑफ द 6th, 7th, 8th, 9th क्लास। और अगर आपके पास नहीं था, साइंस में आपको समस्या आती है, साइंस अच्छी तरह से नहीं आता है, तो येस डेफिनेटली इट वुड बी रिक्वायर्ड कि आप साइमल्टेनियसली कुछ एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी है जो उनको पढ़ें, ठीक है। मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी, अगेन ये मेरी खुद की पर्सनल जजमेंट है कि यहां से जो 20 क्वेश्चंस आते हैं सबके मिला के 20 क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी के, रीजनिंग के, क्वांट के और स्टैटिस्टिक्स के मिला के 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी मॉडरेट डिफिकल्टी के होते हैं, राइट, मतलब कि 10th क्लास के लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। नाउ यूपीएससी में सीसेट भी पूछा जाता है, तो बोलते हैं कि वो 10th क्लास का है, वो पूछ लेते हैं कैट के लेवल का, पर यहाँ पे जेन्युइनली 10वीं क्लास के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चंस में से 1 या 2 कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा डिफिकल्ट उसमें नहीं है। इसको करने का भी जो सिंपल सही तरीका यही है कि जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, आप एक बार उठा के उसके क्वांट के और रीजनिंग के क्वेश्चंस को रीड करें, देखने की कोशिश करें कि आप कितना सॉल्व कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं।
डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितनी इसके ऊपर मेहनत करनी है। देन आई थिंक इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉज से टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 से 12 पूछे जाते हैं, और सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से फिर दोबारा से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यू कैन से कि 15 to 17 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। इसके बारे में क्योंकि हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन है सिर्फ सुनने में डिफिकल्ट है, इन द सेंस कि हमने पहली बार सुना होता है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ नई चीज है, पर ये है सिंपल वाला। इट इज बेसिकली पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी है लेकिन स्पेसिफिक लॉज को पढ़ना। पॉलिटी के अंदर हम मल्टीपल लॉज को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेते हैं, यहां पर कुछ लेबर लॉज को पढ़ना है। सिंपल टॉपिक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इजी सेक्शन में मान के चलिएगा। एक बार सुनना है और उसके बाद जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करें उसको 2-3-4 बार रीड करके कुछ मॉक प्रैक्टिस कर देना है। इसके बाद इसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। व्हाट आई एक्चुअली बिलीव टू यू, देखो जेन्युइनली चैलेंज है हमारे पास मैथमेटिक्स पे और जनरल मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शंस पे, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के द्वारा नहीं की जा सकती, आपको करनी पड़ेगी। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ क्लासेस में प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, आपको साइमल्टेनियसली थोड़ी सी मेहनत अपने आप करनी पड़ेगी, राइट। तो ये दोनों एक्चुअली में इंग्लिश और जो क्वांट है, मिनिमम नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के एंड क्वांट के और मेंटल एबिलिटी के, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, एटलीस्ट नहीं तो 35 से 40 क्वेश्चंस का सेक्शन है, विच बिकम्स नेसेसरी फॉर यू टू मास्टर इट। मास्टर में लकी हमारी बात है कि इजी वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देख के सेम टॉपिक्स को किताबों से करना शुरू कीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट कभी भी क्लासेस से कंप्लीट नहीं होते हैं, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद करने से आते हैं। ये इनकी सब्जेक्ट की कमी ऐसी है, ये इंग्लिश और क्वांट और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि वो पढ़ने से नहीं आता है, स्वयं करने से आता है। बाकी सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम क्लास में करेंगे, वो क्लास में जो पढ़ेंगे उससे याद भी हो जाएगा और उसी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसी से बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी भी हो जाएगी। बट आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस अगर 35 से 40 क्वेश्चन वाला जो ये सेक्शन है, इसको लाइटली मत लेना। एंड देन देयर आर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये भी क्लास का जो हमारा सिलेबस होगा उससे सारा का सारा कवर हो जाएगा, दोनों का दोनों। एंड देन द लास्ट जो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है नीचे, दिस इज दी करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड द इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखी है यूपीएससी ने, जो भी श्रद्धा अनुसार जो लिख देते हैं ये उसी के हिसाब से हमें मान के चलना पड़ता है। वी लिटरली हैव नो वे टू जज कि वो करंट अफेयर में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा नहीं पूछेंगे। सिर्फ ईपीएफओ का एग्जाम है, तो ये बात ध्यान रख के चलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वाले करंट अफेयर थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर ध्यान देके चलना है। पूछिए, कोई भी सकते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि 2023 के एग्जाम में इन्होंने ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे थे, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के। नाउ इट इज नॉट अ टॉपिक विच दे टेल इन द सिलेबस, ना वो ईओएओ में भी नहीं था, एपीएफसी में सिलेबस में भी नहीं था, पर उन्होंने पूछ लिए थे जनरल नॉलेज के बेसिस पे कि जनरल नॉलेज है, पूछी जा सकती है। और क्योंकि ये अडल्ट्स का एग्जाम है, 30-30, 35-35 साल के बच्चे दे रहे हैं, तो इतना एक्सपेक्टेड भी है कि कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस फील भी होंगे, तो उससे चिंतित नहीं होना है। वो एग्जामिनेशन में आपकी एंग्जाइटी और आपके पैनिक को ट्रिगर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस से बाहर होते हैं। यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि इट्स ओके, ये नॉर्मल चीज है। ध्यान रखिएगा, आपका जो टारगेट है जनरल कैटेगरी के कॉन्टेक्स्ट में, अगर 120 क्वेश्चन है तो यू हैव टू गेट 75 करेक्ट। 75 क्वेश्चन सही करने हैं, और 75 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको टोटल 90 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। याद रखें इस बात को। 75 नेट पॉजिटिव आना चाहिए अगर बिल्कुल एग्जाम क्लियर ही करना है, और 75 तब नेट पॉजिटिव आता है जब आप 120 में से कम नहीं तो 90 क्वेश्चन सही कर दे। अगेन दिस इज एन एस्टिमेट, ये एस्टिमेट आपकी हर बार एग्जाम की डिफिकल्टी और इजीनेस लेवल पे चेंज होता रहेगा, ये उसी दिन जज किया जाता है। पर जनरली देखा जाए तो जिस प्रकार की पिछले 2 साल से कट ऑफ जा रही थी, एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 75 क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं सही। और 75 क्वेश्चन जो सही कर रहा है, 75 क्वेश्चन जो सही करता है, उसको कम से कम नहीं तो 90 क्वेश्चन सही करने चाहिए। अटेम्प्ट इसका मतलब 110 के करीब हो जाएंगे। चलिए, वी विल डिस्कस दैट एज वी विल रीच क्लोज टू द एग्जाम। जब हम मॉक टेस्ट करने लगेंगे तो हम कांस्टेंट इन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, उनको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द लेबर लॉज एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एक टॉपिक है हमारा यहाँ पर स्पेसिफिकली, कौन सा? द टॉपिक इज टाइटल्ड एज द इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। This is what we intend to do.
ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। ओके, इसका सेक्शन कैसे है, 3 सेक्शंस में पूरा का पूरा चैप्टर बटा हुआ है। एक तो ये वाला जो टॉपिक है द थियरी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को स्टडी करने के तरीके क्या क्या होते हैं, ट्रेड यूनियन क्या होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, क्या नाम है, जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर होता है, वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है उसकी रिलेशनशिप को स्टडी किस किस पर्सपेक्टिव से किया जा सकता है, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, इन चीजों को, ये जो थियोरेटिकल सेक्शन होता है इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। कहने का मतलब है कि किताब के 2 चैप्टर, एक बड़ा सा लंबा सा चैप्टर है किताब का जिसमें ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो स्टडी करना है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली स्पीकिंग। एंड देन हमारे देश के अंदर लेबर से रिलेटेड जो कानून बने हुए हैं, ओके, नाउ ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। वैसे हमारे कंट्री में टोटल जो लेबर लॉज हैं वो 40 से अधिक है, ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज 44। गवर्नमेंट ने 2015 में डिसाइड किया कि हम इन सारे के सारे लेबर लॉज को कंबाइन करके, कंडेंस करके 3-4 लॉ में बना देते हैं। मतलब कि जैसे पिछले 100 सालों में बहुत सारे लॉ बन गए थे, वेजेस एक्ट से रिलेटेड, क्या नाम है, ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड, अलग अलग लॉ थे। तो जो भी तनख्वाह से रिलेटेड जो कानून थे उन सबको ऐड करके एक सिंगल बना दिया गया। सिमिलरली जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मल्टीपल लॉज थे उन सबको ऐड करके एक बना दिया। जो वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड लॉज थे उन सबको ऐड करके एक बना दिया। तो गवर्नमेंट ने ये जो मुहिम चलाई थी लॉज को ऐड करके करने की, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने 4 नए कोड बनाए, 4 न्यू कोड्स। कोड का मतलब लॉ है, ठीक है, 4 नए लॉ बनाए, 4 न्यू लॉज। अब सबसे पहले ये जो 4 नए लॉ हैं ये बन गए हैं, इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। देश में लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता है, पहले पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा उस लॉ को बनाती है, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं, वो लॉ बन गया है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन तब स्टार्ट होती है जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के। तो ये 2019 और 2020 में बन के तैयार हो गए थे। हावेवर ये चारों में से कोई भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। नाउ ट्रिक ये है कि ये लॉ बन चुके हैं लेकिन ईपीएफओ में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जनरली अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 बार पेपर हो चुका है ये लॉ बनने के बाद, लेकिन ईपीएफओ के एग्जाम के अंदर पुराने वाले लॉ के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहता है। ये एक प्रकार का करंट अफेयर है, दे आर रेलिवेंट बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इट, क्योंकि ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। देन इसके अलावा लेबर लॉज जो एक्चुअली में हमारे देश में लेबर लॉज, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ग्रेट्युटी एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, बोनस एक्ट है, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट है। मतलब कि ये जो कानून बने हुए हैं वी हैव टू स्टडी दोज कानून। वैसे तो देश में 40 से भी ऊपर हैं, पर हमें पढ़ने हैं 15, एक्चुअली में 15 से भी कम पढ़ने हैं, नथिंग एल्स। दीज आर दी 3 सेक्शंस ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव टू डू, ठीक है, ये तीनों के तीनों सेक्शन करने हैं। जैसा कि मैंने बताया ये इजी है, इजी इन द सेंस ये आप एक दिन में पढ़ सकते हो, ये इतने इजी हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जा रहे हैं, तो इनकी रेलिवेंस बहुत ज्यादा है नहीं। और ये आप अगर आप चाहें तो इसको टोटल 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये कवर हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू स्टार्ट डूइंग इट। हम सबसे पहले ये इजी वालों को करना स्टार्ट करते हैं, जो देश के 4 नए कोड्स हैं उनको करने। लेकिन ये करने से पहले, 4 नए कोड्स को पढ़ने से पहले आपको, अच्छा मैं पहले एक बार सिलेबस दिखाई देता हूं। दिस इज द सिलेबस, ऐसे सिलेबस बना हुआ है। ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज होंगे ईपीएफओ एग्जाम के। तो ये टॉपिक है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ट्रेड यूनियन क्या होता है उसका मतलब, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कुछ उसका हिस्टोरिकल ग्रोथ, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट हमारे देश में बने हुए हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाए यानी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई हो जाए, हाउ डू यू सॉल्व इट, स्ट्राइक हो जाती है, लॉकआउट हो जाती है, इन चीजों को सॉल्व कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड सिचुएशन, उससे रिलेटेड क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, कंसाइलेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, हाउ डू दे सॉल्व इट, वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए कौन कौन से प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं, एंड सो ऑनवर्ड्स। एंड देन देयर आर लेबर लॉज। ये 4 लेबर लॉज हैं, नाम जरा एक बार ध्यान रखें। आपको 2019 में एक लॉ बना था जिसका नाम है कोड ऑन वेजेस, तनख्वाह देने का एक कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ये जो ऊपर अभी हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उससे रिलेटेड देश में 3 लॉ थे, उन तीनों को ऐड करके एक सिंगल लॉ बना दिया गया, द ट्रेड यूनियन 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, 3 ये जो लॉ थे। फिर उसी प्रकार से द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है भाई, किसी वर्कर की, कोई आदमी जो नौकरी कर रहा होता है, अगर उसकी गलती से नौकरी चली जाए या फिर वो बंदा रिटायर हो जाए,
तो इस आदमी के पास क्या बचता है, उसको उसकी प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, इसके पास पेंशन का क्या तरीका है, इसकी इंश्योरेंस क्या है, अगर ये बीमार हो जाए तो क्या होगा, अगर इसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा, अगर ये प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या होगा। सो दीज आर कॉल्ड एज द सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर मेजर्स, कि ऐसे सिचुएशन में जब उसके ऊपर किसी प्रकार की या तो कोई सिकनेस या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर उसका नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का टर्म हो के वो खुद बूढ़ा हो जाए, तो ऐसे में उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। उससे रिलेटेड जो लॉ है। एंड देन अनदर इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड द वर्किंग कंडीशन कोड ऑफ द 2020। इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करने के लिए सेफ्टी और हेल्थ कैसे मेंटेन रखी जाएगी वर्कर्स की। दीज आर दी 4 लॉज, इसके ऊपर फोकस करेंगे आज हम। लेकिन ये लॉ करने से पहले कोई भी बच्चा आगे ना बढ़े टिल द टाइम यू सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि आखिर ये क्वेश्चन ईपीएफओ वाले पूछते कैसे हैं। अब वैसे तो जनरल मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आप लोग पढ़ के आएंगे पीवाईक्यूज, बट लेट्स बी ऑनेस्ट मन नहीं करता घर पे बैठने में, है ना कर लो भाई, देखो क्या है, नौकरी बहुत अच्छी है, ये कंपटीशन मैं तो नहीं कहूँगा कि कम है, हमारे यहाँ पे तो पीएन की जॉब पे भी बेसिकली कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन बात यह है कि कंसिस्टेंसी किसी के बस की बात नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ 90 दिन तक रोज 4-5 घंटे पढ़ लोगे तो इन ऑल ऑनेस्टी गॉड वुड बी लुकिंग अप कि यस दिस इज द गाय हु बेसिकली डिजर्व्स दिस जॉब एंड दिस गर्ल आल्सो। द पॉइंट इज क्वेश्चंस देखो कैसे हैं आएंगे यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में लेबर लॉ वाले से रिलेटेड, इसको देख के समझ में आ जाएगा। एक एम्प्लॉय है, शैल बी कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1930 शुड एम्प्लॉय बी ड्रॉइंग ए मैक्सिमम मंथली वेज ऑफ। सीधा सवाल ये पूछा गया है कि भाई 1936 का जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें लिखा हुआ है, उसमें वो किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, कितनी सैलरी है जिसके ऊपर वो अप्लाई हो रहा है। उसका आंसर है 21,000। जिस भी आदमी की 21,000 से नीचे की सैलरी होती है उसके ऊपर वो सारे प्रोविजन लगते हैं जो कि इस एक्ट में होते हैं। तो अगर हम उस एक्ट को पढ़ेंगे तो ये सिंपल प्रोविजन की तरह उस कानून में लिखा होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा 1948 का मिनिमम वेजेस एक्ट है। मिनिमम वेजेस एक्ट इंश्योर करता है कि पीस रेट वर्कर्स को भी इक्वल वेजेस मिलेंगी जो कि टाइम रेट वेज के अकॉर्डिंग मिल रही हो। इस बात का अर्थ क्या हुआ, कैसे करते हैं, क्या मिनिमम पीस रेट मिलता है, गारंटीड टाइम रेट मिलता है, मिनिमम टाइम रेट मिलता है, या गारंटीड पीस रेट मिलता है। अब आपने अगर ये शब्द पहली बार सुने हैं तो उसके बावजूद भी इंग्लिश लैंग्वेज से आप कुछ ना कुछ असर निकाल सकते हैं। पीस रेट और टाइम रेट वेजेस। पीस रेट का मतलब एक ऐसी वेज जो कि एक यूनिट काम करने पे मिलती है। जैसे कि मुझे नौकरी मिल रही है और मुझे पैसे मिलेंगे एक चेयर बना पे, एक पीस ऑफ चेयर बनाने की कितनी पैसे मिलेंगे। और टाइम रेट का मतलब मैं कितने घंटे काम करता हूं उसके पैसे। जैसे कि मैं सपोज कीजिए कि मैं मिस्त्री का काम करता हूं, घर पे चिनाई लगाता हूं, तो मैं 8 घंटे काम करूंगा तो मेरे को वेज मिल जाएगी। और एक चेयर बनाने वाला, अब ये चेयर बनाने वाले को घंटे वाले काम पे नहीं मिल रही है, एक चेयर बनाएगा तो पैसे मिलेंगे, 2 चेयर बनाएगा तो पैसे मिलेंगे, 3 चेयर, पीस रेट। ये छोटी सी बात है। अब सवाल ये है कि मिनिमम वेजेस एक्ट, नाम से सोचो, ऐसा एक्ट जो कि ये डिसाइड करता है कि मिनिमम इतनी तनख्वाह तो सबको देनी पड़ेगी। इसमें 2 प्रकार की नौकरियां होती हैं। एक तो जो कि मिनिमम टाइम के हिसाब से वेज होती है, ये डिफाइन करना बहुत आसान है कि भाई अगर किसी आदमी से 8 घंटे काम कराओगे तो कम से कम नहीं तो 600 रुपए उसको पर डे के देने पड़ेंगे। लेकिन जिस आदमी से पीस रेट पे काम कराया जाता है उसको कैसे गारंटी करोगे कि इसकी भी इनकम मिनिमम वेज से ऊपर ही रहे। उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए कोशिश की जाती है, उसको गारंटीड टाइम रेट दिया जाता है कि जब वो अपना पीस बनाएगा तो उससे पहले एक गारंटी मिलेगी कि भाई इसको बनाते वक्त अगर 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा तो हम एटलीस्ट इतने पैसे तो आपको देंगे ही देंगे, चाहे मेरा मन हो या ना हो स्पेसिफिकली। चलिए क्वेश्चन ये देखिए, छोटा सा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रिकवरी ऑफिसर, कंपल्सरी इंश्योरेंस, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, सब्सिस्टेंस अलावेंस, ये ऐसे 4 शब्द हैं। कौन कौन से लॉ से रिलेटेड थे? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में से कौन सा था, मतलब पता चल जाएगा ना ध्यान से। मिनिमम वेजेस एक्ट में कौन सा वर्ड था, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में कौन सा वर्ड था। सिंपल मैच द फॉलोइंग, समथिंग जो कि आप आसानी से कर पाएंगे, आई होप सो। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स केम इनटू ऑपरेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ डिस्पैच बाय द एपलेट अथॉरिटी। अब एक कानून एग्जिस्ट करता है हमारे देश में, उसको इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट कहते हैं। उस स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है कि जो फैक्ट्री का जो फ्लोर होता है उस फ्लोर पे काम करते वक्त वहां की मैनेजमेंट को कुछ रूल्स पहले से डिसाइड करने पड़ते हैं कि भाई छुट्टी कितनी मिलेगी, शिफ्ट कितनी देर की है, अगर कुछ रेस्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा, ऑल दोज थिंग्स जो कि उन वर्कर्स के लिए ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स।
जैसे मारुति की कंपनी है, मारुति की कंपनी पे काम हो रहा है, उसके फ्लोर पे काम हो रहा है, तो वहां पे मारुति कंपनी एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स की लिस्ट बना के रखेगी कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं ऐसे ऐसे एंट्री करते हैं, ऐसे अटेंडेंस लगती है, पैसे इस बात पे कटते हैं, क्या नाम है, छुट्टी इस बात की है, ब्रेक इस बात की है, सो ऑनवर्ड्स, उनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं ऑपरेशन में कब आ जाते हैं, जब वो एपलेट अथॉरिटी उसको डिस्पैच कर देती है। तो जब हम उस एक्ट को पढ़ेंगे विल बी एबल टू जज कि यार इसको 7 दिन लगते हैं इसको इंप्लीमेंट होने में। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008? अगेन ये कानून है एक, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड बना रखा है। सिंपल पूछा है कि उसमें कितने मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, सीधा आंसर है 34। उसके बाद ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, इससे 2 क्वेश्चन देखो बैक टू बैक सेम एग्जाम में 2 क्वेश्चन थे। इसमें कौन सा नहीं आता है, इस वाले एक्ट में कौन सी स्कीम नहीं होती है? एम्प्लॉय वाली पेंशन स्कीम जो है वो नहीं है, वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट में आती है, जिसकी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है, ईपीएफओ, जिसका एग्जाम हो रहा है। विच इज द एपलेट अथॉरिटी अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952? क्योंकि ईपीएफओ का एग्जाम है तो ये ईपीएफओ वाला एक्ट जरूर पूछती है। 2 क्वेश्चन बैक टू बैक देखो पिछले साल इन्होंने पूछे ही थे, क्योंकि ईपीएफओ का एक्ट है तो ईपीएफओ का एग्जाम है, इसीलिए ईपीएफ एपलेट ट्राइब्यूनल इजी है। मैक्सिमम, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम मैटरनिटी बेनिफिट फॉर अ वुमेन गिविंग बर्थ टू हर 3rd चाइल्ड इज। तो देश में एक कानून है जिसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहते हैं, उसमें सीधी बात ये कही गई है कि जो महिला वर्कर होती है उसको अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो जब बच्चा होना होता है तो उसको 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, पेड छुट्टी होती है, उसको कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट, राइट। तो जिस दिन डिलीवरी है उससे 8 हफ्ते पहले की छुट्टी, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, और उसके बाद की बाकी बची हुई जो है टोटल 26 वीक्स की। लेकिन ऐसा सिर्फ 2 बच्चों के लिए होता है। अगर तीसरा बच्चा भी हो, 3rd बच्चा हो, तो मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कितने दिन का मिलेगा? दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग डायरेक्टली, सिंपल सा है। तो फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड बेनिफिट 26 हफ्ते का होता है, बट फॉर द 3rd चाइल्ड 12 हफ्ते का होगा। गेट इट? 12 हफ्ते का मतलब 3 महीने की छुट्टी। पहले वाला जो है, पहला फर्स्ट बच्चा होता है तो 6 महीने की छुट्टी पेड वाली। द कैच इज दैट कि ये पेड छुट्टी होती है, यू विल गेट एन ऑफ एंड यू विल बी पेड दी सैलरीज। आपको सैलरी उस समय मिल रही होगी 26 हफ्ते की पहले पे, दूसरे बच्चा भी हो तो 26, लेकिन अगर तीसरा बच्चा हो तो 26 हफ्ते की छुट्टी नहीं मिलती है, तो आपको छुट्टी मिलती है टोटल 12 हफ्ते की। सो दीज आर दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दीज लेबर लॉज आर गोना आस्क। ठीक है, नाउ ये बाकी मैंने शेयर कर ही दिए हैं, और भी नीचे वाले हैं सारे के सारे, ये इसकी कंपाइलेशन है, बट हम कोशिश करते हैं पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, वरना आप थोड़े से बोर हो जाओगे। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तभी बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ के आगे चलना। तो छोटी सी देखो, सेफ्टी कमिटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट इज मैंडेटरी व्हेन हैजार्डस सब्सटेंसेस। तो भाई फैक्ट्री एक्ट जो 1948 का एक कानून है, उसमें सेफ्टी कमेटी बनाने का एक प्रोविजन दे रखा है। कब दे रखा है भाई? जब भी हैजार्डस सब्सटेंस यूज होते हैं तो उसमें सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए। ऐसे चीजें याद करके चलनी है, विच सो ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलिए, ये सिंपल सी चीजें, इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं। लेट्स ट्राई स्टडिंग हमारे वाली बात पे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, बिल्कुल सही वाली बात, ज्यादा उसके बाद खास कॉम्प्लेक्सिटी दी नहीं हुई है। ऑलराइट, which is why I am telling you कि there is a easiness to this subject। अगर आप इस पीडीएफ को, ये मैंने प्रोवाइड करवाई दी आपको, अगर आप इसको रीड करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ रीड करने के बाद भी आप एक्चुअली में चीजें सॉल्व कर पाओगे। वो तो एक बार अच्छी बात है, क्लास अटेंड करने के बाद तो दिमाग में चीजें बहुत आसानी से आ जाएगी। सो वी आर गोइंग टू डू दी 4 न्यू लॉज। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस समय देश में यही इंप्लीमेंट होने वाले हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉज अलग अलग थे, उनको कंबाइन करके 4 नए कोड बना दिए हैं। बट हमारे साथ ट्रिक, ये कैच ये फंस गई है कि लॉ बन गए हैं, ये इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुए हैं। ये गवर्नमेंट ने मतलब डिले होता रहता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले है। तो ईपीएफओ के पास अब चांस है कि ये भी पूछ सकता है और पुराने वाले भी पूछ सकता है, वो उसकी चॉइस पे है, वो दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसीलिए एक बार जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं। बट याद रखना, वो पुराने वाले जो हम कल से करेंगे वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि दैट इज हाउ ईपीएफओ इज फैक्ट। ठीक है, तो नए लेबर कोड थे। इंडिया के पास काफी सारे से मल्टीपल लेबर लॉज थे, तो उन्होंने ये जो कॉम्प्लेक्स थे, टोटल 29 लेबर लॉज,
ओवरलैप भी होता था, कंप्लायंस की भी प्रॉब्लम आ रही थी, इंडस्ट्रीज में भी प्रॉब्लम थी। तो इन सबको सिंक्रोनाइज करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए इनको प्लान किया कि इनको एक साथ मैच कर देते हैं। आइडिया ये था, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। ठीक है भाई, जितने कम लॉज होंगे उतना कंप्लायंस करना ईजी रहेगा। सारे के सारे लॉज से कोई, आप सोचिए आप एक इंडस्ट्री चला रहे हो, आपके 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 फैक्ट्री में 400 लोग काम करते हो, पर अब आपको ध्यान रखना पड़ता है कम से कम 30 लॉज का। कभी कोई भी गवर्नमेंट का आदमी आके आपका कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई प्रोविजन फॉलो ना कर रहा हो, आपके ऊपर फाइन लगा सकता है, राइट। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू डू कि आसानी रहेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा अगर सिर्फ 4 लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। तो और जो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रही है, कई 70, 80, 80, 90 साल पुराने लॉज एग्जिस्ट करते हैं देश के अंदर, तो उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर देते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, कवरेज बढ़ेगी। ये 4 कम से कम नहीं तो 50 करोड़, 500 मिलियन इज 50 करोड़, 50 करोड़ से भी ज्यादा जो वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों के दोनों सेक्टर्स के अंदर, उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया करेंगे। हिस्टोरिकली ये 2002 में सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, उन्होंने रेकमेंड किया था ये करना चाहिए। उसको करने में कम से कम 18 साल लगे हैं। 2019 में ये किया गया है। दैट मीन्स दैट इज क्वाइट अ टाइम, हिस्टोरिक रिफॉर्म है माना जाता है। ठीक है, नाउ दे हैव बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ने उनको असेंट कर दिया है, परंतु ये लॉ जो है ये फोर्स में नहीं आए हैं। पर ईपीएफओ एग्जाम है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले दिस इज द कोड ऑन वेजेस एक्ट ऑफ 2019, ये सबसे पहले बना था। ठीक है, वेजेस यानी कि तनख्वाह से रिलेटेड, जो तनख्वाह होती है उससे रिलेटेड 4 लॉ थे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। इन चारों को इकट्ठे करके एक कर दिया। मतलब इन थ्योरी जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये चारों खत्म, इन चारों की रेलिवेंस खत्म। क्यों? क्योंकि इन चारों के प्रोविजंस इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। कुछ नया, कुछ मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। देयर इज नथिंग समथिंग लाइक रेडिकल चेंजेस नहीं है, बस हिस्टोरिक चेंजेस है। रेडिकल का क्या मतलब है? ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वेज को डिफाइन करते थे, ये मिनिमम वेज एक्ट में भी वेज को डिफाइन करते थे, बोनस वाले में भी वेज को डिफाइन करते थे, इक्वल रेम्युनरेशन वाले में भी डिफाइन करते थे। बट क्योंकि वो ये इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1978 में बना था, ये 1936 में बना था, ये 1948 में, ऐसे 50-50 साल दूरी पे बने हुए थे। थोड़ी थोड़ी सी वर्डिंग्स में डिफिकल्टीज थी, इधर उधर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी। कोई कोर्ट कोई जजमेंट दे देती थी, कोई दूसरी कोर्ट कोई और जजमेंट दे देती थी। तो कुछ नहीं किया, 4 लॉज थे, उनको मतलब द आइडिया इज दैट दे वुड बी डिलीटेड और ये अब एक नया लॉ बन जाएगा। लेकिन अभी दोनों एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर, ये थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं और वो अभी भी इंप्लीमेंट होने लग रहे हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का, तो इसमें 4 लॉ खत्म कर दिए। दूसरा वाला इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इसमें 3 लॉ को क्या नाम है, कंबाइन करके एक बना दिया। एक था ट्रेड यूनियन एक्ट, एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट और एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, 3 लॉ थे। ट्रेड यूनियन से रिलेटेड सारे प्रोविजन अब इसमें है। उसी प्रकार से स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड, स्टैंडिंग ऑर्डर में फिर से रिपीट करता हूं, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो कंपनियां होती हैं, बड़ी फैक्ट्री होती है जहां पे ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं, वहां पे कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उनको पहले से ही डिसिप्लिन के रूल बना के रखने पड़ते हैं। और वो जो डिसिप्लिन के जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है, उनको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मतलब कि अगर आप कहीं जाएंगे, किसी बड़ी कंपनी के, हीरो होंडा, मारुति, ह्युंडई के फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि भाई शिफ्ट कितने बजे स्टार्ट होगी, कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे की ब्रेक होगी, किस बात पे अटेंडेंस मिलेगी, कब कौन फायर हो सकता है। ऑल दो रूल्स लिखने पड़ते हैं उनको, स्टैंडिंग ऑर्डर्स उनको कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड एक कानून बनाया गया है। दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्कर स्ट्राइक कर देते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, लेबर कोर्ट कैसे चलेंगे, ये सारे, ये इनको करके इन 3 लॉज को एक्टिवेट इकट्ठे एक साथ कर दिया। सिमिलरली देन देयर इज अ सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020, ये 9 लॉज हैं, उन सबको बेसिकली कंबाइन कर देता है। तो जो ईपीएफओ का एक्ट है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका काम है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952 को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, इसका काम इसी एक्ट को इंप्लीमेंट करना है, ईपीएफ एक्ट ऑफ 1952। ये वाला सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईपीएफ एक्ट कौन से के अंदर सबज्यूम किया गया है। तो ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाला एक्ट जो होता है, ग्रेट्युटी का एक एक्ट होता था, मैटरनिटी बेनिफिट वाले जो लॉ थे, उन सबको ऐड कर दिया है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर। ठीक है,
पीएफ, पेंशन, इंश्योरेंस, ग्रेट्युटी, ताकि सारे के सारे वर्कर्स को मिल सके। ऑलराइट, एंड देन देयर इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस। इसके अंदर टोटल 13 एक्ट आते थे, मतलब 13 एक्ट को कंसोलिडेट करके सब्ज्यूम कर दिया है, जो कि सारे के सारे फैक्ट्रीज की सेफ्टी, फैक्ट्री में सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए, कैसे काम करेंगे, तो ये फैक्ट्रीज, माइंस एक्ट जो है ये सारे के सारे इसके अंदर सब्ज्यूम कर दिए। राइट, अब देखो आपको मैं बता दूं भाई, इजीनेस की बात होती है कि यू वुड बी सरप्राइज्ड कि हाउ इजी दीज थिंग्स आर। तो एक बार ध्यान से सुनिए कि एक बार आप इमेजिन कीजिए कि 2019 का ये कोड ऑन वेजेस एक्ट है, जो कि 4 एक्ट्स को बेसिकली कंसोलिडेट करता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑलराइट, क्या करता है ये? सबसे पहले इट अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट, चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, वेजेस, मिनिमम वेजेस और बोनस से रिलेटेड, क्योंकि यही एक्ट को बेसिकली सब्ज्यूम कर रहा है। पुराना एक्ट क्या कहता था? मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 का था, वो मिनिमम वेजेस को फिक्स करता था, लेकिन अप्लाई सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री पर होता था जो कि बेसिकली गवर्नमेंट मतलब नोटिफिकेशन में देती थी। जैसे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन की कि पोर्ट पे अप्लाई होगा तो अप्लाई हो गया, माइन में अप्लाई होगा तो माइन पे अप्लाई हो गया। तो हर एक इंडस्ट्री को देखना पड़ता था कि ये मेरे ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ इट इज कॉमन, अब ये स्पेसिफिकली सब पे अप्लाई हो रहा है। वो चीज जो है वो हटा दिया गया है, ओल्ड वाला लिमिटेशन क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ उस शेड्यूल्ड इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई हुआ करता था। अब ये आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। देखो क्या नाम है, ईपीएफओ वाले पूछेंगे पुराने वाली चीजें, ठीक है, पुराने वाली चीजें और नए वाली चीजों के बीच में जो डिफरेंस है ये इसके ऊपर ट्रिक करने की कोशिश करेंगे। यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई देखो, जो पुराने वाला मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, इसको करेंगे हम अलग से करेंगे इसको कल, ठीक है। वो फिक्स्ड मिनिमम वेजेस को बनाता था कि भाई मिनिमम वेजेस है, एक इतनी मिनिमम वेज तो हर एक बंदे को मिलनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि फ्रीली पूरे देश के ऊपर अप्लाई होता था, वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होता था। ओके, शेड्यूल्ड इंडस्ट्री का मतलब है जिसको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके बता रही है। अब जो इन्होंने नया बनाया, ये जो नया वेज बना ना, कोड वेज, तो इसमें इन्होंने हटा दिया कि सबके ऊपर है, ये नहीं देखना पड़ेगा अब किसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे मिनिमम वेजेस, इट्स एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, टाइमली वेज पेमेंट। अब पहले ये अप्लाई होती थी उनपे जो कि 24,000 रुपए से कम जो पाते थे, अब इन्होंने फिर वही है, इट विल अप्लाई टू एवरीवन। दे आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दीज थिंग्स कि क्यों बार बार नोटिफिकेशन के चक्कर में फंसा, भाई सबके ऊपर अप्लाई होगी। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का बेसिस भी था एनुअल बोनस, फिर दोबारा से पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज के ऊपर अप्लाई होता था जो कि 21,000 रुपए से कम कमाते थे। अब इन्होंने कर दिया है कि इसी चीज को सिग्निफाई करके ये सबके ऊपर करे जा रहे हैं। तो यहां पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चेंज क्या करते हैं, अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। सो द थिंग इज दिस कि कोड वेजेस जो है वो सारे के सारे एम्प्लॉय पे अप्लाई होता है, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी शेड्यूल्ड के। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसको ये सोचना पड़े कि ये मेरे ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा है। इट इज ओके एंड अवेलेबल टू एनीवन। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 किसके ऊपर लगता है, वेल शेड्यूल्ड वाले के ऊपर। अब किसके ऊपर है, देयर इज नो प्रोविजन एनी मोर। नो इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर जॉब पे लगेगा, ठीक है। मतलब कि पहले जैसे क्या होता था कि ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया या मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई हो रहा है जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है कि भाई मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेज किसको पे करनी पड़ेगी। वेल वो जो माइन है ना, माइंस में जो काम करते हैं उनको तो करनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि माइंस को करनी पड़ती है। अच्छा, कोई ट्यूशन सेंटर चला रहा है उसको करनी पड़ेगी, नहीं, ट्यूशन सेंटर को मतलब वहां पे ऐसा कुछ वो करे ना करे वो उनकी मर्जी है, क्योंकि उनको कोई चेक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ के अंदर वो शेड्यूल्ड इंडस्ट्री में नहीं है। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, तो यू गेट, मतलब आपको आइडिया समझ में आ गया ना। द पॉइंट इज दिस कि पुराने वाले लॉ में थोड़ा सा गवर्नमेंट का लाइसेंसिंग इंटरवेंशन था। गवर्नमेंट पहले ना प्लानिंग कर करके काम कर रही थी कि इसके अंदर इस इंडस्ट्री में मिनिमम वेज लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, ऐसे धीरे धीरे कर करके। तो नाउ द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि इन चक्रों में क्यों पड़ना, सब पे अप्लाई है। वेजेस एक्ट सब पे अप्लाई होगा, बोनस एक्ट सारी कंपनी पे अप्लाई होगा, कोई इंडस्ट्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर सब कुछ अप्लाई होना चाहिए, कोई वेज सीलिंग नहीं है, एवरीवन इज कवर्ड। चाहे 50,000 रुपए कमा रहा हो, चाहे 5,000 रुपए कमा रहा हो, सेम डेफिनेशन ऑफ वेजेस पूरे के पूरे देश में। जो ये वर्ड वेज है इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इसको सेम कर दिया, इसको सेम ही कर दिया पूरे के पूरे। उसमें बोनस किसको मिलेगा, वो उन्होंने एक थ्रेशोल्ड ले रखा है और उसके बाद बेसिकली सबके साथ कॉमन कर दिया। मतलब कि अभी बता देता हूं, जैसे सब्जेक्ट टू ए वेज थ्रेशोल्ड ऑफ 21,000 बट द लॉ इटसेल्फ अप्लाइज टू ऑल। बोनस बेसिकली
उसको दिया जाता है जो कि 21,000 रुपए से कम कमाता है। याद रखिएगा। अब ये कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, जो जिसकी सैलरी 21,000 से ऊपर उसको बोनस ही नहीं मिलता? नहीं, जो वर्कर 21,000 रुपए से कम कमाते हैं उनको मैंडेटरी लीगली बोनस देना पड़ता है साल में। 21,000 रुपए से ऊपर वाला वो कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी दे देती है, मिलते हैं, मतलब सीईओ को भी बोनस मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट उन सबको बोनस मिलता है। लेकिन जिसकी सैलरी 21,000 से कम है उसको कंपलसरी देना पड़ेगा। इन्होंने लॉ में लिख दिया, इस लॉ में लिखा हुआ है कि 8.33% ये मिनिमम हर साल मिलना ही मिलना है। कहने का मतलब है कि अगर आपने जो वर्कर होते हैं 15,000 से नीचे, 21,000 से नीचे की, जो 21,000 से नीचे की जिसकी सैलरी होती है, तो उनको हर साल के एंड में 8.33% जो उनकी सैलरी होती है उसका बोनस, उतने रुपए बोनस में मिलते ही मिलते हैं। ये एक प्रकार का लॉ बनाया गया है। चलिए आइए बात करते हैं। तो जैसे यहां पे स्पेसिफिकली मैंने एग्जांपल बताया, पहले कोई प्राइवेट ट्यूशन था जिसमें सिर्फ 6 लोग काम करते थे, तो उसमें किसी को मिनिमम वेज देने नहीं पड़ते थे। मतलब कि जो प्राइवेट ट्यूशन कोई चला रहा है, वहां पे 6 एम्प्लॉय हैं, वो अपनी मर्जी से उनको कितनी भी सैलरी दे सकता है। लेकिन अगर वो गलती से मिनिमम वेज से भी कम दे रहा है तो कोई तरीका नहीं था उसके ऊपर एक्शन लेने का। क्यों? क्योंकि वो जो इंडस्ट्री है, ट्यूशन इंडस्ट्री, वो बेसिकली गवर्नमेंट ने उस लॉ के अंडर शेड्यूल नोटिफिकेशन में दे नहीं रखी थी। अब जब ये 2019 वाला एक्ट इंप्लीमेंट होगा तो ये नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन सेंटर को भी मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। ये वाला जो एक्ट है, कोड ऑन वेजेस एक्ट ऑफ 2019, 4 एक्ट को सब्ज्यूम करता है। इन चारों का नाम याद करिएंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस 1936, मिनिमम वेजेस 1948, पेमेंट ऑफ बोनस 1965 और इक्वल रेम्युनरेशन। इक्वल रेम्युनरेशन का मतलब कि लड़की और लड़के को बराबर के पैसे मिलने चाहिए सेम काम के। तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम टू सेम चीज हमने इन चारों लॉज में जो लिखी हुई थी वो इसमें लिख दी। क्या नाम है? नए वाले में। हल्के फुल्के चेंज क्या हुए हैं? पहले वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वाला था, अब है ही नहीं, सब पे अप्लाई हो रहा है। ऐसे कुछ कुछ बेसिक चेंज हुए हैं, वरना ये इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट में जो लिखा हुआ था वही इसमें लिखा हुआ है। देयर इज नो डिफरेंस, इट्स जस्ट दैट कि दे आर जस्ट कंबाइनिंग इट इनटू अ सिंगल लॉ। मतलब कि कोई बहुत खास हिस्टोरिक एक्सरसाइज है भी नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। आप ये समझिए कि आपके 4 अलग अलग नोट्स थे, उसको मिक्स करके एक सिंगल पेज में नोट्स बना दिए। इस चीज को इन्होंने ये किया है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले वेजेस का क्या मतलब होता है। कोड एक जो है वेजेस को यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस में इंट्रोड्यूस कर देती है। एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, वेजेस वो होती है जो कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस होता है, और कुछ चीजें एक्सक्लूडेड होती हैं। देखिए, जब आपको सैलरी मिलती है ना, तो मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। व्हेन वी गेट द सैलरी, आपने कभी कभी खुद भी कंफ्यूजन में सुना होगा कि सर ईओ एओ है, ईओ एओ की बेसिक सैलरी तो 35,000 के करीब कुछ लग रही है, लेकिन आप मुझे बोल रहे हो कि अगर मेरी जॉब लग गई तो मेरे को 90,000 रुपए मिला करेंगे। इस बात का क्या मतलब है सर? है उसी प्रकार से एपीएफसी, सर एपीएफसी की कोई, वहां पे जब मैं कुछ पढ़ता हूं नोटिफिकेशन में तो लिखा होता है कि इसकी सैलरी तो 56,000 के करीब है सैलरी, लेकिन आप बोल रहे हो कि मुझे कम से कम 1.25 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाउ इज दिस ट्रू सर? ऐसा कैसे होता है सर? ये कैसे पता चलता है आप सबको ये बातें? इसका क्या रीजन है? द थिंग इज दैट कि जो हमारे हाथ में सैलरी होती है उसके कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट। समथिंग इज कॉल्ड एज बेसिक पे, डियरनेस अलावेंस एंड रिटेनिंग अलावेंस। रिटेनिंग अलावेंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये तीनों चीजें मिला के होती है वेज। और इसके अलावा आपको सैलरी में और भी चीजें मिल रही होंगी, ठीक है, जैसे कि भाई हाउस रेंट का अलावेंस मिल रहा होगा, ट्रांसपोर्ट का अलावेंस मिल रहा होगा, कोई बोनस का कंपोनेंट होगा, कोई इंसेंटिव होगा। तो ऐसे देखा जाए तो आपको मिल रहे होंगे टोटल 50,000 रुपए हाथ में आ रहे होंगे 50,000। लेकिन यहां पे कोई अगर आपकी सैलरी की स्लिप देखेगा तो सैलरी स्लिप में यहां पे पता चलेगा ये मिल रहे हैं 15,000, और फिर ये डियरनेस का कोई 1,000 रुपए यहां के होंगे, कोई 500 रुपए यहां पे होंगे, इस प्रकार से। तो वेज का मतलब ये है, ये तीनों चीजें इंक्लूडेड है। व्हेन वी से वेज,
दिस इज व्हाट द वेज इज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वेज। और ये सब होगा एक्सक्लूडेड, एवरीथिंग एल्स इज एक्सक्लूडेड। बस ये 3 चीजें हैं जिसको वेज में काउंट करेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपकी वेज कितनी है, सैलरी नहीं पूछ रहा हूं, वेज पूछ रहा हूं, तो आप मुझे ये तीनों चीजें जोड़ के बता दोगे। और एग्जाम में भी यही पूछेंगे कि यार वेज में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं और कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड होती हैं। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ठीक है, सो बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, इसको वेज कहते हैं। और हाउस रेंट, बोनस, पेंशन के कुछ कंट्रीब्यूशन, ग्रेट्युटी का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो एक्स्ट्रा चीजें मिल रही होती हैं, इसको वेज नहीं काउंट करेंगे। ये आपकी सैलरी में पैसा मिलेगा, आपको ये मिलता है, लेकिन आपकी ऑफिशियल डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है? ये वेज में आपकी जो साल दर साल जो इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, तो उससे एक कनेक्टेड वो रहता है। तो ये हर साल बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा सा करके, टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस स्पेसिफिकली किस प्रकार से बताऊं, जो यहां पर एग्जांपल उसी से समझिए कि जैसे कोई चीनी की मिल है, ठीक है, तो चीनी की मिल साल में सिर्फ 8 महीने काम करती है। ठीक है, 4 महीने नहीं चलती है, 8 महीने काम करती है। तो अब वो 4 महीने में अगर वर्कर्स को पैसे ना दो तो वो आदमी भाग के कहीं और काम करने लग जाएगा। तो जब चीनी की मिल खुलेगी तो फिर क्या करोगे? कोई भी आदमी काम नहीं आएगा। तो ऐसे समय में उसको रिटेनिंग अलाउंस दे देते हैं। उसकी पता चले आपको, उसको सैलरी होगी लेट्स से कि 20,000 रुपए उसकी टोटल वेज थी, लेकिन 4 महीने जब काम ही नहीं हो रहा है तो उसको 5,000 रुपए का खर्चा दे दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा अलाउंस है, रिटेनिंग अलाउंस, छोड़ के मत जाना, अभी के लिए यहीं पे रहो। इस प्रकार से। Nevertheless, and then there is a 50% rule. So when it comes to wage, you only have to remember 2 things. एक तो इंक्लूड क्या होता है, ऑब्वियसली, यानी इसके साथ पैरेलली एक्सक्लूड क्या होता है, दैट इज इट, सिंपल। एंड द थर्ड इंटरेस्टिंग थिंग इज द 50% रूल। ये न्यू है, ये पुराने में नहीं है, किसी पुराने एक्ट में नहीं है, दिस इज न्यू थिंग, 50% रूल। 50% रूल क्या है, ट्रिक समझना एक बार दे रहा है यहां से एग्जांपल के तौर पे। सपोज कीजिए ये बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, ये मिला के टोटल बंदे की सैलरी बन रही थी 15,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद जो कंपनी है, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उन्होंने उसकी बोली कि भाई हम तुम्हें ह्यूमन क्या नाम है, हाउस रेंट अलाउंस भी दे देंगे, बोनस भी दिया करेंगे, कैब का भी खर्चा देंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देंगे, ऐसे करके हम तुमको 35,000 रुपए और देंगे। तो हमने दे दिए 35,000 रुपए और। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना बना उस आदमी का? टोटल उसके हाथ में कितने, 35 5 50,000 हो गए ना, 50,000। 50,000। नाउ देयर इज अ रूल कि जितने पैसे मिलेंगे उसका 50% आप वेज में ही काउंट करोगे। ये लॉ है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो ये वेज का जो सेक्शन है, ये थोड़ा सा 15,000 रुपए का कर दिया और जो ये एक्स्ट्रा चीज है इसमें पैसे बढ़ाते गए ना। कुछ भी कर लो, वैसे तो वेज सिर्फ इसको कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक और रूल है कि अगर आप कहोगे किसी भी सिचुएशन में ये 50% होना चाहिए, बाकी जो चीजें हैं बढ़ा के कितनी भी देना चाहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वेज माना जाएगा 50%। तो अब अगर इस आदमी की वेज हम कैलकुलेट करेंगे तो टेक्निकली इसकी वेज निकलेगी 25,000 की। वो जो एक्स्ट्रा 10,000 हो गए थे वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। क्या पर्पस होता है इसका? पर्पस ये है कि जैसे जो प्रोविडेंट फंड, जो ग्रेट्युटी, इसमें जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है कंपनी वाले लोगों को, वो बेसिकली इस बेसिक पे के बेसिस पे होता है। ठीक है, बोनस आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, हाउस रेंट मिल रहे हैं, उनके बेसिस पे नहीं होगा। तो कोई आदमी पीएफ में आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी तो वो इसके बेसिस पे करेगी। तो 15,000 रुपए की अगर किसी की बेसिक पे है तो 10% यानी कि कंपनी 1,500 बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगी। तो अब कंपनी के हित में होता है ये इसको बेसिक पे को कम रखना, ये इसको जितना मर्जी कम रखे, यहां पे पैसे फालतू में बढ़ाते रहते थे वो। तो अब यहां पे एक रूल बनाया गया है 50% का कि भाई कंपनी किसी भी प्रकार से आप सैलरी के कंपोनेंट बनाओ, लेकिन उसका 50% से ऊपर जो है वो वेज के अंदर, 50% जो है वो वेज में काउंट होगा ही होगा। जो मर्जी एंगल बना लेना, जैसा मर्जी, चतुर मत बनो अपने आप में। तो ये सिंपल सी बात है, दैट इज इट, नथिंग एल्स। ठीक है, 50% रूल बना दिया। दूसरी कोई डेफिनेशन से, अच्छा ये सबसे इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट इट्स वेरी इजी। हु इज एन एम्प्लॉय एंड हु इज एन वर्कर? एम्प्लॉय इज एवरीवन, एवरीवन इज एन एम्प्लॉय। ठीक है, एवरीवन इज एन एम्प्लॉय।
वर्कर कौन है? वर्कर वो होता है जो 18,000 रुपए से कम रुपए कमाता है। तो जैसे आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ठीक है, कोई एक मैनेजर है, वो 45,000 रुपए कमा रहा है, ये एम्प्लॉई है। फिर वहां पे आप किसी गार्ड के पास गए, गार्ड 12,000 रुपए कमाता है, ये आदमी वर्कर है। वर्कर भी है और एम्प्लॉय भी है, दोनों के दोनों उसके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। सो एवरीबडी इज एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है जिसकी सैलरी 18,000 से नीचे होती है, उसको वर्कर बोलते हैं। तो वर्कर जो ये वर्ड है, ये एक टेक्निकल डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। द पर्सन इज वर्कर इज समबडी जो कि मैनुअल, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, कैसा भी काम कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी जो है वो 18,000 से नीचे होगी। सो वर्कर का मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो मैनुअल हो, अनस्किल्ड हो, चाहे स्किल्ड हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे ऑपरेशनल हो, कोई भी किसी भी प्रकार का काम कर रहा हो, लेकिन उसकी सैलरी है जो 18,000 से नीचे है, उसको कहते हैं वर्कर। दैट इज इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ इसमें एक ही चीज याद रखने की जरूरत है, वर्कर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, दो और वर्ड हैं, एक हो गया अप्रेंटिस। तो एम्प्लॉय ईच एंड एवरी वन, बट अप्रेंटिस उसमें काउंट नहीं करते। एवरीबडी इज एन एम्प्लॉय एक्सेप्ट अप्रेंटिस, एवरीबडी इज अ वर्कर एक्सेप्ट अप्रेंटिस। अब कैच क्या है, देखो मैं बताता हूं, सीधी सी बात, एक्चुअली में सिंपल समझने वाली बात यह है, करना क्या चाहती है गवर्नमेंट और लॉ। इंडस्ट्री के अंदर, कंपनीज के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कि मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं, और एक जो कि वर्कर्स होते हैं। ठीक है, वी आर डीलिंग विद लेबर लॉज, हम इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये लॉज हैं, ये हमें डिफाइन करना पड़ता है वर्कर कौन है। तो जो ये वेजेस वाला एक्ट है, ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये मैनेजमेंट वाले लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैनेजमेंट वालों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए। हेंस वी नीड टू डिफाइन हु इज अ वर्कर। वेल, वर्कर इज द पर्सन जो कि 18,000 रुपए से कम पैसे कमाता है, उसको वर्कर बोलते हैं। अब इसके साथ साथ एक और कैच होता है, जो कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें एक आदमी होता है सुपरवाइजर। ठीक है, उसका नाम होता है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर एक प्रकार की मैनेजिंग की पोस्ट है, मैनेजमेंट की। लेकिन सुपरवाइजर अगर 18,000 से कम कमाता है तो उसको वर्कर बोलोगे, और अगर वो 18,000 से ऊपर कमाता है तो उसको मैनेजमेंट बोलोगे। तो उस सुपरवाइजर के ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा जो कि 18,000 से कम कमाएगा, और उस सुपरवाइजर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो कि 18,000 से ऊपर ज्यादा सैलरी ले रहा होगा। गेट द पॉइंट? सीधी सी बात क्या है। सो अगर वर्कर 40,000 रुपए भी कमाता है तो भी वो वर्कर ही रहेगा, नो डाउट्स अबाउट इट, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चाहे वो 40,000 रुपए कमाए, लेकिन अगर वो वर्कर वाला काम कर रहा है तो वो वर्कर रहेगा। लेकिन अगर सुपरवाइजर 18,000 रुपए से ऊपर कमाता है तो वो बेसिकली फिर मैनेजर हो जाएगा, और 18,000 से नीचे कमाएगा तो उसको सुपरवाइजर कहेंगे। सुपरवाइजर अर्निंग 40,000 रुपीज मंथ इज नॉट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए वर्कर। बेसिकली इस लॉ में इंप्लीमेंट नहीं होगा उसके पास। ओके, जस्ट इन केस अगर मैं यहां पे एक और बात बताऊं, ट्रिकी सिचुएशन क्या है, ट्रिकी नहीं है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। ऑल राइट, रट्टा लगाने वाली बातें हैं, बट गॉड ब्लेस यू, आई होप सो। बोनस, बोनस सिर्फ उस बंदे को मिलता है जिसकी 21,000 से कम सैलरी होती है। प्रोविडेंट फंड, मैंडेटरली प्रोविडेंट फंड उसी का भरा जाता है जिसकी 15,000 से कम हो। और क्या नाम है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसी का दिया जाता है जिसकी 21,000 से कम। मतलब ये थोड़ा सा रट्टा लगाने वाली चीजें हैं। क्राइटेरिया, थ्रेशोल्ड पूछे जाएंगे कि भाई कोड ऑन वेजेस एक्ट में क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड किसका भरा जाता है, जिसकी सैलरी 15,000 से नीचे होती है। मैंडेटरी है, ऊपर वालों का भी भरा जाता है, बट इसकी तो कंपलसरी भरनी पड़ेगी कंपनी को, क्योंकि लॉ ऐसा कहता है। सो कोड इन वेजेस एक्ट क्या कह रहा है कि मिनिमम वेजेस मिलेंगी सबको, नो डाउट्स अबाउट इट, मिनिमम वेजेस सबको गारंटी की जाएंगी। पहले ओनली शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स पे अप्लाई होती थी, अब सबके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। गवर्नमेंट एक नेशनल फ्लोर वेज भी डिसाइड करेगा। नेशनल फ्लोर वेज डिसाइड करने का मतलब है कि दे विल डिक्लेयर इट कि इस अमाउंट से कम कहीं सैलरी कर ही नहीं सकता कोई गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर। नेशनल वेज, कॉन्सेप्ट ऑफ ए फ्लोर वेज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगी। पूरे देश की सेम नहीं है, अलग अलग रीजन्स की जा सकती है, बट एक फ्लोर वेज, जैसे कि आप समझिए कि पूरे इंडिया की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 190 जो है वो फ्लोर वेज है। तो अब पूरे देश में कहीं पे भी मिनिमम वेज इस 190 से नीचे नहीं हो सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार डिसाइड कर लिया, तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेज डिसाइड करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से मिनिमम वेज बनाती है कि भाई हरियाणा के अंदर
एक दिन के काम करने के कितने रुपए मिनिमम मिलेंगे, जैसे कि एक दिन के 600 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, लेट्स से हाइपोथेटिकली। तो वो जो मिनिमम वेज है, अब हर एक स्टेट अपना अलग अलग डिसाइड करती है। यहां पे गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया नेशनल फ्लोर वेज का, विच मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिसाइड किया करेगी और वो बेसिकली उससे नीचे तो जाना इम्पॉसिबल है, उससे ऊपर जाओ आप, नीचे बिल्कुल नहीं जाओगे, हम खुद फिक्स कर देंगे एक तो। और दूसरा, ये पूरे देश की ऐसे नेशनल इनकम नहीं है, नेशनल वेज नहीं है कि नेशनली डिसाइड कर रहे हैं, अलग अलग रीजन की कर देंगे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की हम एक वेज बना देंगे फ्लोर की कि भाई इससे नीचे नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सकते, नॉर्थ की इससे बना देंगे, साउथ रीजन की अलग से बना सकते हैं, या पूरे देश की भी एक सिंगल बना सकते हैं, विच वुड बी कॉल स्टेट्स कैन नॉट सेट देयर मिनिमम वेज लोअर देन दिस फ्लोर। तो स्टेट उससे नीचे नहीं कर सकती, उसके ऊपर ऊपर रहेंगी, ताकि एक बेसिक यूनिफॉर्म लिविंग वेज जो है पूरे के पूरे देश में एक लेवल से ऊपर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। इट इज नॉट द सेम फॉर होल नेशन, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन्स, राइट। टाइमली और फुल पेमेंट कोड मेंटेन करता है, ये पुराने वाले में भी था, ओके। सो दिस इज नॉट न्यू, हम जस्ट शोइंग यू कि क्या हमारे प्रोविजंस हैं हमारे कानून के। किसी को वर्कर को जो वेज देनी होती है उसके ये टाइम पीरियड डिसाइड किए जाते हैं, या तो आप डेली वेजर ले सकते हो, या उसको वीकली पैसे दे सकते हो, या फोर्टनाइटली या मंथली, ठीक है। फिर उसका लॉ है, अगर आपने उसको डेली वेज के रूप में लिखा है तो उसको शिफ्ट के एंड में पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने उसको हफ्ते की वेज में लिखा हुआ है तो विद इन 2 वर्किंग डेज आफ्टर द एंड ऑफ द वीक, हफ्ता खत्म होने के 2 दिन के अंदर अंदर पैसे देने चाहिए। जनरली स्पीकिंग, अगर आपने मंडे से सैटरडे काम कराया तो सैटरडे इवनिंग को पैसे लेके जाएगा वो। फोर्टनाइटली किया है, विद इन 2 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फोर्टनाइट। और अगर आपने मंथली सैलरी देने लग रहे हो, मंथली वेज देते हो, अगर आपकी फैक्ट्री में 1000 से कम लोग हैं तो 7 तारीख से पहले पहले पेमेंट होनी चाहिए, अगर 1000 से ज्यादा लोग हैं तो 10 तारीख से पहले पहले पेमेंट होनी चाहिए सैलरी। आपने जनरली यूज देखा होगा, आपके अगर आपके कोई दोस्त या आप कभी जॉब वॉब कर रहे हैं तो योर सैलरी वुड ईदर क्रेडिट बिफोर 7th और ईदर क्रेडिट बिफोर 10th। दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम हियर, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। कि ये रूल होता है कि आपको जो सैलरी डिसाइड करनी है सिर्फ इन 4 बेसिस पे कर सकते हो। आप किसी को 2 महीने की सैलरी पे नहीं रख सकते कि तुम 2 महीने काम करो फिर मैं सैलरी दूंगा, नहीं। आप किसी को 4 घंटे की सैलरी पे नहीं रख सकते कि तुम 4 घंटे काम करो फिर सैलरी लेना, फिर 4 करो फिर ले लेना, या 10 दिन के पे नहीं रख सकते। दीज आर दी वन विच यू विल एक्चुअली हैव टू डू, यही मिलेंगी। ये जो है इसी प्रकार से होना चाहिए, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली। और इनकी पेमेंट का भी पहले से क्लासिफिकेशन करना है कि पैसे आपको कब कब दे देने हैं। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लड़की लोगों को लड़के लोगों को बराबर का पैसा दिया जाएगा, इक्वल रेम्युनरेशन, नो डाउट्स अबाउट इट। बोनस वाली बात को सीख लो एक बार, पहले से ध्यान से सुनना। जिन वर्कर्स की सैलरी 21,000 से नीचे है उनको कंपल्सरी, मैंडेटरली, स्टैट्यूटरली का मतलब लॉ के अकॉर्डिंग बोनस मिलेगा साल के एंड में, चाहे कंपनी फायदे में हो या लॉस में हो, कंपल्सरी है। फायदे में हो तो ज्यादा बोनस दे सकते हो, अपर लिमिट है कि 20% से ऊपर बोनस नहीं मिलता, और लोअर लिमिट है कि 8.33% बोनस जरूर मिलेगा, 8.33 मिलेगा। What is the thing with 8.33? Can anybody guess? ये इतना, ये पर्टिकुलर, ये कहां से दिमाग लगा के निकाला इन्होंने 8.33? कहां से निकाला इन्होंने, इतना तेज कहां से निकाल दिया? राहुल पूछ रहा है ईपीएफओ कैन बी डिडक्टेड अबव 15,000 सैलरी बट ओनली अप टू लिमिट ऑफ 1500। नहीं 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 राहुल, ऐसा नहीं है। 15,000 से नीचे का तो कंपल्सरी है, उसका तो तुमने नहीं किया तो पुलिस, वो गवर्नमेंट ऑफिसर आके तुमको जेल में डाल देगा। 15,000 से ऊपर वालों को भी मिलता रहेगा, उसकी भी पेमेंट होती ही होती है, पर उसके लिए अलग लॉ एग्जिस्ट करता है, उसके लिए दूसरे लॉ हैं। वर्कर्स के लिए, जो वर्कर 15,000 से नीचे कम पैसे बनाता है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। सी, ये लोग गरीब हैं, 15,000 से नीचे जो पैसे कमा रहा है उसको क्या पता है ईपीएफओ कोई प्रोविडेंट फंड मेरा भर रहा है या नहीं भर रहा है। जो आदमी पढ़ा लिखा है, तुम गए, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी सैलरी लगी है 80,000 रुपए की, तो तुमको तो पता चल जाएगा ना कि प्रोविडेंट फंड कोई भरेगा नहीं भरेगा, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो ये लॉ में लिखा हुआ है जबरदस्ती का कि भाई 15,000 से नीचे वाले की तो भरनी भरनी है तुमको पीएफ, अगर ये नहीं भरोगे तो हम पकड़ लेंगे आगे तुमको, राइट। दैट इज इट। 1/12 एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच, गुड वन। बिल्कुल सही कहा, गुड। ये वो 1 महीने की सैलरी देने का प्लान है कि भाई 1 महीने की सैलरी 8.33%, ये इसलिए दिया गया है, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं और 21,000 से कम सैलरी वाले जो भी अगर लोग हैं, वर्कर्स हैं, तो 1 महीने की उसको बोनस मिलता है, नुकसान और फायदा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कौन है? और अगर एम्प्लॉई
क्या नाम है, ओवर टाइम करता है तो उसको डबल द नॉर्मल रेट उसको सैलरी दी जाएगी। पहले में भी ऐसी था, चीजें चेंज नहीं है, पहले में भी ऐसी थी, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। दीज आर द सेम थिंग्स एंड दैट इज इट। वैसे आज हमने समय लिया ये कोड ऑन वेजेस एक्ट को, इसको तो मैं जल्दी से आपको बता के चलता कि यार एक वेज की डेफिनेशन याद करनी है, एक वर्कर की डेफिनेशन याद करनी है, वर्कर की डेफिनेशन में सुपरवाइजर वाला चीज को याद कर लेना है बस। उसके बाद ये पेमेंट के 4 तरीके होते हैं, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली, इसके अलावा नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इसी प्रकार के 4 पेमेंट है। इन सब की डेट भी डिसाइडेड है। अगर डेली पेमेंट है तो आपको शिफ्ट के एंड में पैसे देने हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद देंगे, आप 3 दिन काम करो फिर पैसे दूंगा, नो। अगर डेली वेज डाल रखिए तो शिफ्ट के एंड में पैसे देने पड़ेंगे। मंथली डाल रखिए तो 7 तारीख और 10 तारीख है, अगर 1000 से कम तो 7, 1000 से ज्यादा है तो 10। दे हैव डन दैट इज इट। ये ऐसे लॉ है यार, और कुछ नहीं है इन चीजों के बीच में, मैं पहले ही बता देता हूं। कुछ इसमें हल्का सा अपना ये कुछ ऐसे बना के चलना, बस छोटा मोटा सा ऐसे चीजें बना के चलना कि यार बोनस के लिए वो 21,000 रुपए का क्राइटेरिया है, प्रोविडेंट फंड के लिए 15,000 रुपए का क्राइटेरिया होता है, और वर्कर की डेफिनेशन है 18,000 से नीचे का जो बंदा है उसको वर्कर बोलते हैं। दैट इज इट। ऐसे छोटी मोटी बस एक्स्ट्रा कुछ चीजें अपना साइड में लिखते चलो, बाकी और कुछ नहीं है, राइट। देन वी गो टू द सेकंड वन, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, द कवरेज एंड द डेफिनेशन। फिर दोबारा से आ जाता हूं। अब इसको देखो आसानी से जल्दी से करते हैं एक बार, देखो कितना मतलब यू विल फील कि ओके दिस इज इजी, मतलब उतना समय लेने की जरूरत भी नहीं थी। देखो 3 लॉ को मर्ज कर रहा है, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। तीनों को मिला के एक सिंगल लॉ बना दिया, ठीक है। वर्कर की वही डेफिनेशन है जो पुराने वाले में थी, सारे के चारों इकट्ठे बने ना तो सब कुछ सिंक है, सेम टू सेम थिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजेस की डेफिनेशन है। सेकंड, इंडस्ट्री को भी डिफाइन कर दिया, एवरीथिंग इज एन इंडस्ट्री एक्सेप्ट जो कि प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो और जो डोमेस्टिक वर्क होता है, यानी कि 2 चीजों को हटा दो और बाकी सब कुछ इंडस्ट्री है। एजुकेशन जैसे ट्यूशन वाला सेंटर, इट्स एन इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री। माइन में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री। फैक्ट्री में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री। पटाखों की फैक्ट्री, ये सब इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्ट में इंडस्ट्री, सब कुछ इंडस्ट्री है। लेकिन अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और जो डोमेस्टिक वर्क है, इसको हटा के, अर्थात जो मेड होती हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं है इस वाले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बाकी सब इनको नहीं है। मेड के लिए अलग से सोशल सिक्योरिटी का एक्ट बना रखा है उनके प्रोटेक्शन के लिए। यह है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यानी कि जब वर्कर और मैनेजमेंट में लड़ाई हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, तब क्या करोगे, ये कैच है, ये डिफाइन करना चाहते थे, इसको सॉल्व करने का तरीका है। तो अब मेड और क्या नाम है अपने जो जहां पे मेड काम करती है, घर वाले और मेड में लड़ाई हो जाए तो वो एक डिफरेंट टाइप का डिस्प्यूट है, वो अलग टाइप का डिस्प्यूट है। उसको इसमें डाल देते तो बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो मेड को हटा रखा है और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हटा रखा है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वो दूसरे लॉ कवर करेंगे, यहां पे स्पेसिफिकली ट्रेड यूनियन कर रखे हैं। ट्रेड यूनियन को लेजिटिमेट बेसिकली क्या नाम है लीगल स्टेटस दे दिया गया है और एक नेगोशिएटिंग यूनियन होगी। तो सपोज कीजिए आप मारुति की कंपनी में काम करते हो, ये मारुति है, मारुति की कंपनी में 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है, 10,000 वर्कर्स काम करते हैं। तो ये इनके पास अब हक है ट्रेड यूनियन बनाने का। लेकिन लॉ ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, क्या है, देयर वुड बी वन नेगोशिएटिंग काउंसिल, नेगोशिएटिंग यूनियन। सबसे पहले एक नेगोशिएटिंग यूनियन होगी। इसका क्या मतलब हुआ भाई, नेगोशिएटिंग यूनियन का मतलब वो ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट के साथ बात कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती है, जिसमें कम से कम नहीं तो 51% मेंबर्स हो एम्प्लॉय। तो फर्स्ट वन 51%। तो एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में मल्टीपल ट्रेड यूनियंस हो सकती है, ठीक है। मारुति वर्कर्स ट्रेड यूनियंस, मारुति सोशलिस्ट वर्कर ट्रेड यूनियन, मारुति कम्युनिस्ट वर्कर ट्रेड यूनियन, यू कैन हैव सेवरल वन, कई बन जाएंगी। लेकिन मैनेजमेंट के साथ बात करने का अधिकार एक ही रखेगी जिसके पास 51% से ज्यादा बंदे हो, ठीक है। अगर नहीं है किसी के पास तो क्या करेंगे, तो फिर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी। एक तो हो जाएगा, अगर किसी के पास भी 50 नहीं है तो फिर वो नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएंगे। नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाओ, अपने अपने जैसे जैसे कि 3-4 हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज के एक सिंगल काउंसिल बना दो, वो फिर बात करने के लिए मेरे से बनेगी। उसमें भी एक है, मिनिमम 20% मेंबर तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 20%। तो कोई ऐसी कोई ऐसी ट्रेड यूनियन है जिसमें 5% मेंबर है, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, तुम अपना बस वाइब करो लाइफ में और मतलब एंजॉय करो लाइफ में, मतलब भैंसबाजी मत करा करो हमसे, ठीक है। तुम घुसे कैसे हो ऑफिस में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस में घुसने की, 5% लोग भेज
मतलब आई डोंट थिंक सो कि दे टॉक लाइक दैट, आई जस्ट बिलीव दैट इट्स द सेंटीमेंट। बट अगर आपके पास 20% से ज्यादा एम्प्लॉइज आपके क्या नाम है ट्रेड यूनियन का हिस्सा है, तो फिर आप थोड़ी सी इज्जत से जा सकते हो कि हाँ सर 20 तो मेरे पास है और 20 आपके पास है और 20 आपके पास है, मिलके हम एक नेगोशिएटिंग यूनियन बना लेते हैं, और फिर आप तीनों के तीनों लोग मिलके फिर एक मैनेजमेंट के पास जाके कह सकते हो कि यार थोड़ा सैलरी बढ़ा दो, थोड़ा सही रहेगा, वरना स्ट्राइक कर डालेंगे। मतलब ये ट्रेड यूनियन का इन्होंने सिस्टम डिफाइन करने की कोशिश की है, दैट इज इट। सो 51% या ज्यादा वर्कर्स अगर मेंबर्स हैं तो उसको नेगोशिएटिंग यूनियन बना देंगे, अगर वो नहीं है तो फिर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बना देंगे। और एक रूल है कि जिस कंपनी में 300 लोग से ज्यादा काम करते हैं उसको अपने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने पड़ते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर डिसिप्लिन वाले रूल्स हैं जो कि फ्लोर पे फॉलो होंगे, और वर्कर्स के जो राइट है उनको लिखा रहता है। करते क्या है? मैनेजमेंट वाले बनाते हैं, ट्रेड यूनियन वाले से डिस्कस करेंगे कि भाई ये कर रहे हैं, ठीक है ना, कर दे, मान ली तुमने बात। उसके बाद ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स गवर्नमेंट के एक ऑफिसर को भेजे जाते हैं, वो सर्टिफाई करता है कि ठीक है, और फिर उसके बाद वो फैक्ट्री में लगा दिए जाते हैं। इसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो ये ट्रेड यूनियन बनाने का मेन पर्पस है भी यही कि भाई स्टैंडिंग ऑर्डर्स जब बने तो उसमें वो नेगोशिएट कर सके। तो ट्रेड यूनियन जो स्टैंडिंग ऑर्डर है किसको बनाने पड़ेंगे? 300 लोगों से ज्यादा बड़ी फैक्ट्री को। पहले 100 हुआ करता था, पुराने वाले लॉ का जो 1946 का स्टैंडिंग ऑर्डर वाला लॉ, उसमें 100 की लिमिट है, याद रखना। 100 वाला ही पूछेंगे, वो यूपीएससी ईपीएफओ 100 वाला पूछेंगे। अब लिमिट कर दिए 300 से ऊपर वालों को। ग्रेट, क्यों? ईजनेस के लिए। जो छोटी फैक्ट्री है 100-200 लोगों को जो काम करा रही है, इनको ज्यादा कंप्लायंस ना करना पड़े, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर ना पड़े, लेकिन 300 से लोग तो ज्यादा हो गए ना, मतलब फिर कंपनी में हैंडल करना पड़ेगा चीजों को, गवर्नमेंट को। तो 300 से ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ये क्राइटेरिया है, स्टैंडिंग ऑर्डर का थ्रेशोल्ड है कि जिनके 300 से ज्यादा है वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रूल्स लिखो भाई। 100 से 300 वाले उनके लिए छोटे हैं, ठीक है, ठीक है, मैनेज कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तुम लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव यही था। सो दैट इज इट। अब की प्रोविजंस देखो यहां पे। सबसे पहले फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। फिक्स्ड टर्म यानी किसी को 2 साल के लिए फिक्स्ड टर्म के लिए हायर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करने वाले एम्प्लॉय का यहां पे पर्पस दे दिया। पहले नहीं होता था, तो अब लॉजिकली किसी को फायर वायर करना पड़ता है ना, ले ऑफ करने पड़ते हैं या रिट्रेंचमेंट करनी पड़ती है। तो जो कोई कंपनी जिसमें 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, जब वहां पे ले ऑफ होते हैं, जब वहां पे रिट्रेंचमेंट होती है, तो उनको गवर्नमेंट को क्या नाम है बताना पड़ता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जब हटेगा तो गवर्नमेंट को नहीं बताना, पहले से ही पता है कि भाई फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, बेनिफिट परमानेंट एम्प्लॉयज वाले मिलेंगे सारे के सारे, बट उसका टर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो उसको ले ऑफ नहीं बोला जाएगा। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि हमने इसको फायर कर दिया टाइम आने पे, ठीक है, तुम कॉन्ट्रैक्ट पे थे, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, सो दे आर एलिजिबल फॉर ग्रेट्युटी, नो मिनिमम सर्विसेज लाइक दी रेगुलर एम्प्लॉयज। आज सारे वर्ड्स नए हैं ना, तो बीच बीच में कॉन्सेप्ट बताने पड़ रहे हैं। तो जो आदमी परमानेंट होता है, याद रखना, परमानेंट एम्प्लॉय जो होता है उसको बड़ी सारी से बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट कैसे? भाई उसकी जो सैलरी वैलरी है उसके बेसिस पे उसका प्रोविडेंट फंड कटता है, उसी के बेसिस पे उसकी इंश्योरेंस के पैसे कटते हैं। कैसे? ये प्रोविडेंट फंड की एक क्या नाम है, मतलब एक अकाउंट में पैसे जा रहे होते हैं, जो कि इसका अकाउंट है मोटा मोटी इस आदमी का। 10% इसकी सैलरी से इसके कटते हैं। जैसे 15,000 रुपए की इसकी सैलरी है, तो 1,500 रुपए इसके कटेंगे और 1,500 रुपए क्या नाम है कंपनी वाले देंगे, तो टोटल 3,000 रुपए इसके महीने के जमा हो जाएंगे। तो ये प्रोविडेंट फंड हो गया, जब जॉब छोड़ेगा तो ले लेगा। उसी प्रकार से इंश्योरेंस में 3.25% कंपनी देगी और 0.75% ये अपने पैसे कटवाएगा, ठीक है, 0.75% ये कटवाएगा। तो टोटल सैलरी के 4% जाएंगे, ताकि कभी बीमार हो तो हॉस्पिटल में चले जाए। इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं ग्रेट्युटी। ये क्या हुआ? ग्रेट्युटी का एक रूल होता था कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि लगातार 5 साल से ज्यादा काम कर चुका है, 5 साल से काम कर रहा है, अब अगर ये आदमी जॉब छोड़ता है तो इसको कुछ पैसे मिलते थे ग्रेट्युटी के तौर पे। जैसे ग्रेटिट्यूड होता है ना, मतलब एक काइंड ऑफ ए गिफ्ट फॉर वर्किंग विद अस फॉर सो लॉन्ग, तो उसको मिलती थी ग्रेट्युटी। क्या सिस्टम है? 1 साल काम किया 15 दिन की सैलरी, 2 साल 1 महीने की, 3 साल 1.5 महीने की, मतलब हर साल काम करने के 15 दिन की सैलरी मिल जाती थी। उसको बोल देंगे ग्रेटिट्यूड, ऐसे करके, ठीक है, उसको ऐसे ग्रेटिट्यूड बोल देंगे। तो पहले मिनिमम रूल था कि 5 साल का जो काम है मिनिमम है। अगर किसी ने 4 साल काम करके जॉब छोड़ दी तो उसको ग्रेट्युटी नहीं मिलेगी। जॉब पैसे ग्रेट्युटी तभी मिलेगी जब 5 साल से ऊपर का काम कर चुके हो। यहां पे इन्होंने कहा है कि जो फिक्स्ड
टर्म एम्प्लॉयमेंट पे हायर करोगे, अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया ना, तो उसके ऊपर ये 5 साल वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। आपने उसको 2 साल काम करवाया, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो जाते वक्त इसको एक ग्रेट्युटी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1 साल की, 15 दिन की, 2 साल की हो गई तो 1 महीने की सैलरी मिल जाएगी। सर देयर आर ओनली 4 वीडियोज ऑफ पॉलिटी। महादेव, एक सेकंड भाई, महादेव मेरे को ही डरा देता है यार, होल्ड करो। महादेव प्लीज डोंट स्केयर मी माय डियर, आई गेट स्केयर्ड, पैनिक हो गया मेरे दिल के अंदर, होल्ड करो। मैंने भेजा तो था, क्या महादेव है तो सही 70 के 70 वीडियो यार, 70 का 2 सीरीज दे रखी हैं तुमको। महादेव चेक इट अगेन, अपना दूसरे वाले किसी से क्या नाम है दूसरी जगह पे खोल के देखो, ठीक है। चलिए ये वाली बात होगी, ग्रेजुएटी इसको बोलते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। हायर एंड फायर का थ्रेशोल्ड, जो कंपनी 300 से करीब काम करती है, 300 से नीचे एम्प्लॉइज हैं, वो किसी को भी हायर और फायर कर सकती हैं। जिनके 300 से ज्यादा होते हैं उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, सीधी बात है। रेजिंग इट टू 300 का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले का 100 है, देखो याद रखना आपको, मैं यही गेम है, असली गेम कहां फंसेगा। इन्होंने नए वाला लॉ पूछा या पुराने वाला? पुराने वाले लॉ में ये दोनों की दोनों क्या नाम है जो लिमिट है, इसकी ऊपर वाली स्टैंडिंग ऑर्डर्स की और ये नीचे वाली क्या कहते हैं हायर एंड फायर की 100 है, 100 है। तो जो आदमी जिसकी फैक्ट्री में 100 से ऊपर काम करते हैं ना, अगर वो किसी को फायर करता था तो गवर्नमेंट को बता के करना पड़ता था। अब इन्होंने कर दिया कि 300 के ऊपर, बट ये आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखो पहले से, अंडरस्टैंड। सिमिलरली विद द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑल्सो, अभी भी इंप्लीमेंट तो 100 वाला ही हो रहा है। वैसे टेक्निकली एक बार इंप्लीमेंट हो जाए तो 300 से ऊपर 300 से नीचे वाले लोगों को कंप्लायंस इजी हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। 300 इज द न्यू थ्रेशोल्ड फॉर द ले ऑफ करने के लिए, स्ट्राइक एंड लॉकआउट के लिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो इन्होंने गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया है, स्ट्राइक करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और फिर 14 दिन का नोटिस देने के बाद विद इन 60 डेज स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अगर सपोज करो नहीं की तो फिर से नोटिस दो। सेमली 2 वर्ड है, एक तो स्ट्राइक और एक लॉकआउट। स्ट्राइक करता है वर्कर, लॉकआउट करती है कंपनी। तो जैसे ही कंपनी वालों ने ताला लगा दिया, वर्कर को एंट्री नहीं करने दी, तो इसको बोल रहे हैं लॉकआउट हो गया, और वर्कर जो है वो जॉब पे नहीं आ रहे, इसको बोलते हैं स्ट्राइक हो गई। अब रूल बन गया है, स्ट्राइक तभी होगी जब आप 14 दिन का नोटिस दे दोगे, वर्कर्स को नोटिस देना पड़ेगा भाई हम स्ट्राइक करने वाले हैं 14 दिन के बाद, और फिर 14 दिन के बाद का नोटिस देने के बाद विद इन 2 मंथ्स स्ट्राइक कर भी दो। पता चले कि नोटिस देके वाई भी कर गए हो, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ऐसे धमकी देते रहे, 60 दिन तक नहीं की, तो फिर अब नया नोटिस दो। सेम विद द लॉकआउट, कंपनी भी लॉकआउट कर सकती है, लॉकआउट भी वो बेसिकली 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा उनको, और वो 60 दिन के अंदर अंदर लॉकआउट करती है तो ठीक है, वरना फिर उनका भी कैंसिल हो जाएगा। ये स्ट्राइक को मुश्किल करने के लिए किया, इसका क्रिटिसिज्म है, बट प्रीलिम्स का एग्जाम है तो क्रिटिसिज्म आ ही नहीं सकता। मतलब ये बुरी चीज है कि अब मतलब तुमको स्ट्राइक करने से पहले ही अगर मैं बता दूंगा तो फिर मेरा क्या फायदा भाई। ये किस प्रकार का हुआ, ये किस प्रकार का लॉ हुआ कि मुझे स्ट्राइक करने से पहले ना 20-25 दिन बता देना। मतलब ये अगर मैं स्ट्राइक करने से पहले तुमको बता दूंगा तो तुम तो प्लान कर लोगे ना, कि तुम तो नए वर्कर हायर कर लोगे, मेरे तो बैंड बजा दोगे तुम लोग। बट कर दिया यार, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, इंप्लीमेंट भी हो जाएगा ये। पहले क्या होता था कि पहले ये जो था सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में अप्लाई होता था, अब कहीं पर भी हो जाता है। बाकी कोई एक मतलब क्या नाम है, ये ट्रिक कोई ज्यादा ट्रिकरी ना करे। अगर 50% से ज्यादा वर्कर कैजुअल लीव पे चले जाए तो इसको स्ट्राइक बोलेंगे। भाई कई बार आदमी चतुर बनने की भी कोशिश करता है ना, कि मैं बोलूंगा ही नहीं बट मैं आऊंगा नहीं कल से, स्ट्राइक खुद ही हो जाएगी। तो ऑफिशियली लॉ है कि अगर 50% से ज्यादा मास इकट्ठे कैजुअल लीव एक ही दिन में हो गए ना एब्सेंट, तो उसको ऑफिशियली स्ट्राइक मानेंगे। मतलब अगर ये इत्तेफाक से भी हो जाए, हाइपोथेटिकली एक बार सोचो कि अचानक से किसी फैक्ट्री में 50% लोग छुट्टी मार जाए एक दिन, तो ये लीगली स्ट्राइक हो गई है, चाहे उनके मन में चल रहा था या नहीं चल रहा था, बिना प्लान किए उन्होंने कर दी। बट अगर 50% वाले छुट्टी मार गए ना तो स्ट्राइक हो जाएगी। अब सोच के देखो कि मेरी वाली कंपनी में टोटल 2 लोग काम करते हैं, एक आदमी छुट्टी मार लेता है तो मैं उसके ऊपर ब्लेम लगा देता हूं कि तूने स्ट्राइक करी थी कल। हमारे ऊपर खैर अप्लाई नहीं होता है, मैं और वो अकेले ही काम कर रहे हैं, ठीक है। नेवरदलेस ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज होगी। एक रीस्किलिंग फंड बनाया गया है, याद करना है कि कौन से लॉ में आता है, कि जब भी कोई आदमी जिसको बेसिकली निकाला जाएगा, जॉब से निकाला जाता है, तो कंपनी वालों को उसकी 15 दिन की सैलरी एक फंड में डालनी पड़ेगी।
जो फंड यूज की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा उसके वेलफेयर के लिए। कैसे होगी ये नहीं पता, ये आज तक बना भी नहीं है, ठीक है। उसका करेंगे क्या ये भी नहीं पता, ये गवर्नमेंट वाला स्टाइल होता है, ये बना दो यार देख लेंगे क्या होगा। Nobody freaking knows what the hell they are going to do about it. लेकिन बना दिया लड़के लोगों ने। रीट्रेंच वर्कर, एक वर्ड ध्यान रखिएगा, ले ऑफ एंड रीट्रेंच, ठीक है। ले ऑफ का मतलब होता है टेम्पररी हटाना। ले ऑफ का मतलब ये है कि भाई 2 महीने तक मत आना, हमारे पास जॉब नहीं है, 2 महीने तक, तीसरे महीने से आ जाइए, इसको बोलेंगे ले ऑफ, ठीक है। और रीट्रेंचमेंट का मतलब फायर, तेरी जॉब गई आज से, मतलब कि हमारे पास 400 लोग काम कर रहे थे, नुकसान हो रहा है, हमारा सामान नहीं बिक रहा, अब बना के क्या करेंगे, तो 100 लोगों की जॉब चली गई, 100 लोगों को हटा दिया गया, उसको रीट्रेंचमेंट कहते हैं। ले ऑफ का मतलब टेम्पररी, 2 हफ्ते के लिए हटा रहे हैं तेरे को, या 2 महीने के लिए हटा रहे हैं, बाकी फिर आ जाना उसके बाद। तो ये जो रिट्रेंचमेंट जब होती है, जिसको भी हटा, ले ऑफ पे नहीं, मैंने ले ऑफ पे नहीं करना, क्योंकि ले ऑफ टेम्पररी है, इसको तो वापस ले ही रहे हैं 2 महीने 3 महीने बाद। अगर उसको परमानेंटली निकाल दिया तो उसकी 15 दिन की सैलरी गवर्नमेंट के एक फंड में, कुछ नहीं होना, ये पैसा खाने वाले किसी वेस्ट, चलो खैर पॉलिटिकल कमेंट बाद में करेंगे। लड़की लोगों को नाइट शिफ्ट में काम करने का परमिशन मिल गया है, आप लोगों के खुद के कंसेंट से। पता नहीं लड़की लोग मतलब प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट विद देयर कंसेंट, सेफ्टी अरेंजमेंट, ठीक है। गर्ल्स, लेडीज एंड, तुम करना चाहती हो, तुम्हारा मन है नाइट शिफ्ट करने में, एक बात बताओ लड़की लोग, आई एम जस्ट आस्किंग, दिस आई एम जस्ट आस्किंग, ओके, दिस इज जस्ट एज अ फ्रेंड, तुम लोगों को कितनी इक्वालिटी चाहिए? अब हो तो गई है सारी की सारी, व्हाई डोंट यू पीपल जस्ट गो एंड टेल अस कि ठीक है भाई इतनी चाहिए थी, हाउ मच डू यू एक्चुअली नीड इट? अब हो गया, देखो ठीक हो चुका है। अब तुमको यहां पे नाइट शिफ्ट में भी अगर हमने दे ही दी है कि नाइट शिफ्ट में भी तुम नौकरी कर लो, ये तो तुम्हारे हेडेक की बात है ना। अगर तुम गवर्नमेंट को अब खुद मना कर दो कि सर वी डोंट वांट दैट, अब वी आर हैप्पी विद दिस मच ओनली, अब तुम लोगों के ऊपर प्रेशर है। देखो ये कोई तुम्हारे फायदे की बात, तुमको लग रहा है तुम्हारे फायदे की बात है? आई डोंट थिंक सो। अब जब तक नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना पड़ता था तो तुम चुपचाप से अपने बॉस को कह सकती थी कि सर मैं तो कर ही नहीं सकती ना, वो तो सर लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करता, सॉरी, और 6 बजे घर चली जाओ अपना। अब जब से ये नाइट शिफ्ट की कर दी है, अब तुम बैठे हो रात को 2 बजे काम कर रहे हो। ऑल आई एम सेइंग टू यू लेडीज कि इतनी इक्वालिटी हो चुकी है, बाकी को मना कर दो। अब ये ज्यादा कर रहे हैं अब तुम लोगों के लिए, और इसका नुकसान है तुम लोगों को, क्या फायदा? कल को ये बोलेंगे कि तुम कैब भी ड्राइव कर लो, क्या फायदा? करने दो लड़के लोगों को ड्राइव, इनको वैसे भी नौकरियां नहीं मिलनी है। आई एम सेइंग कि अब बैलेंस बन चुका है इक्वालिटी का, इससे ज्यादा लोगी तो तुम्हारा नुकसान है। इट इज अ रेडिकल आइडिया बट थिंक अबाउट इट गर्ल्स, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें याद करनी है कि ले ऑफ और स्टैंडिंग ऑर्डर 300 से ऊपर इंडस्ट्री वालों वही करते हैं। 14 दिन का स्ट्राइक नोटिस देना पड़ता है, रीस्किलिंग फंड पे 15 दिन की सैलरी देनी पड़ती है, रीट्रेंचमेंट पे, ले ऑफ पे नहीं। नेगोशिएटिंग यूनियन वही होती है जो कि 51% से ज्यादा उसके मेंबर हो, ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज इट। उसके बाद आ जाते हैं हम सोशल सिक्योरिटी एक्ट पे, ठीक है। ये अच्छा, ये इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट वाला, ये 3rd वाला आ गया, सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाला। इसके बारे में ये 9 सोशल लॉज, तो कौन से वाला? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई ईपीएफओ का है, लालची लोग हैं और बिल्कुल बेशर्मों की तरह अपनी ही एग्जाम में अपनी ही कंपनी वाले अपने ही एक्ट को पूछते रहते हैं। शर्म आती है ना यार, अपने बारे में खुद कितनी बात प्रशंसा करोगे? ईपीएफओ के पेपर में ईपीएफओ का ही सवाल पूछ लेते हैं, बिल्कुल गार्लिक हरकत है, नॉट वेरी अप्रिशिएबल। उसके बाद ये एम्प्लॉय इंश्योरेंस वाला, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, ग्रेट्युटी का, जो अभी हमने ऊपर बताया था उसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है ग्रेट्युटी के इस वाले एक्ट में है, मैटरनिटी बेनिफिट वाला, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अनऑर्गेनाइज्ड, और इस प्रकार से जो टोटल 9 सोशल सिक्योरिटी एक्ट थे उनको यहां पे कर दिया। बस खास बात क्या है इस वाले एक्ट में, और ये क्वेश्चन पूछेंगे, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर कौन से वाले लॉ में डिफाइन कर रखे हैं, वो इसमें किए सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये नई चीज है, दिस इज न्यू, दिस इज ब्रांड न्यू। देखो अगर आप लोग इस कोर्स में एडमिशन नहीं लेते तो सर क्या करते? सर जोमेटो पे डिलीवरी करते। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा चल रही है और क्या बताऊं तुम लोगों को, जीवन में समस्याएं बहुत है। तो जोमेटो वाला जो ये जॉब है ये 2000 में 1995 में होती नहीं थी, तो अब ये नई जॉब है, दिस इज न्यू, दिस इज कॉल्ड एज गिग वर्क। गिग वर्क का मतलब जोमेटो एम्प्लॉयर नहीं है, मेरे को सैलरी नहीं दे रहा जोमेटो,
लेकिन जोमेटो मेरे को काम दे रहा है, तो मेरे को एक गिग देता है, वो एक काम के पैसे मिलेंगे। एक डिलीवरी दे दी 15 रुपए मिल जाएंगे, दूसरी दे दी फिर 15 दे देगा, थोड़ी दूर जाके डिलीवरी कराऊंगा 25 रुपए दे देगा। सेम थिंग विद उबर। उबर वाला भी, उबर इज नॉट द पर्सन जो जॉब देता है, उबर बेसिकली प्लेटफॉर्म देता है। सो दे इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। एक तो होता है गिग वर्कर, और एक गिग वर्कर के अंदर होता है एक प्लेटफॉर्म वर्कर। ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्कर कौन है? जो ऐसे काम करता है जोमेटो पे, स्विगी पे, उबर पे, अर्बन क्लैप पे, ऐसे वाली एप्स पे जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर। और वो गिग वर्कर भी है, ठीक है, दे आर गिग वर्कर ऑल्सो। गिग वर्कर वो है जो कि प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता, वो अपना ऐसे बोलते हैं कि भाई जैसे YouTube का थंबनेल बनाना होता है, तो YouTube के थंबनेल ना एडिटर्स बनाते हैं। देयर आर पीपल हु क्रिएट द YouTube थंबनेल्स। तो आप उनको बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे लिख रहे हो कि भाई तुम 10 YouTube के थंबनेल बना देना मेरे, ठीक है। तो एक YouTube के थंबनेल बनाने के वो 1000 रुपए ले लेगा, तो 10,000 रुपए उसको पेमेंट कर दिया ऐसे। तो वो गिग वर्क काम कर रहा है, वो ऐसा कोई इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयर नहीं है कोई उसका, ऐसे काम करता है गिग के बेसिस पे, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपनी बातें अपने इंस्टा पे, यूट्यूब से अपने आप को प्रमोट करता है। उसको कहते हैं गिग वर्कर, जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डेफिनेशन में नहीं आता। और जो ये प्लेटफॉर्म वर्कर है, दे आर वन टाइप ऑफ गिग वर्कर्स। अब इन आदमियों की मदद कोई कैसे करे? भाई जोमेटो जब किसी को एम्प्लॉय ही नहीं कर रहा, तो उसकी पीएफ कैसे भरेगा? तो जो जोमेटो की डिलीवरी कर रहा है, ना तो इसके पास पीएफ हो सकता है, ना इसकी कोई इंश्योरेंस भरने वाला, इसकी सेविंग कैसे करेंगे, इसकी पेंशन कहां से बनेगी? ये कैच में फंस गए। तो ये गिग वर्कर्स को डिफाइन करने के लिए इन्होंने नया एक्ट, सोशल सिक्योरिटी एक्ट में डाला। ये पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो था ही नहीं। तो ये नई चीज है कि वाइडर डेफिनेशन दी है इन्होंने, और दे हैव डिफाइंड दिस गिग वर्कर और द प्लेटफॉर्म वर्कर। ये नई डिफाइन है। दिस इज द फर्स्ट, दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट हैज हैपेंड इन द सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020। एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड क्या है? अब अगेन इसकी टेबल बना के ही याद करनी पड़ेगी, वो मैं बना के दे रहा हूं, चिंता मत करना। पॉइंट क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड किसको देना है? जिसके पास भी 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो और जो भी एम्प्लॉय की 15,000 से नीचे सैलरी हो, उनको हर एक बंदे का एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसमें 10% उसकी सैलरी से काटोगे और 10% खुद अपनी तरफ से दोगे, और उसका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट बन जाएगा। ये क्राइटेरिया है, क्योंकि भाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला जो एक्ट है वो इसके अंदर आ चुका है। तो वो ये एग्जिस्ट करता था पहले, ऐसा नहीं है, ये नया नहीं है, बट अब वो है कि सारे इकट्ठे पढ़ने, आपको ये वाली बात है। अगर हम ये हम सारे के सारे पढ़ लेना, तो हमने टेक्निकली 29 लॉ को पढ़ लिया है एक प्रकार से। देखो ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री पे अप्लाई होता था जो कि शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल रखी हो उनके ऊपर। अब इन्होंने बोल दिया सब पे है भाई, नया सिस्टम है, सारे के सारे ऊपर अप्लाई है, यूनिवर्सल कवरेज, कोई चेक नहीं करना। सिर्फ एक क्राइटेरिया, क्या आपके पास 20 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय काम करते हैं? एनी वर्क प्लेस जिसमें 20 से ज्यादा वर्कर्स है, दैट इज इट। उसके नीचे वाला भी कर सकता है, मतलब 15 एम्प्लॉय हैं तो क्या कर नहीं सकते ईपीएफओ? ये वॉलंटरली है, इनका अपनी मर्जी से भर लो भरना चाहो तो। सो क्या क्राइटेरिया हुआ? ऑल एस्टेब्लिशमेंट ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड कौन ऑर्गेनाइजेशन काटेगी? कोई भी इंडस्ट्री हो, 20 से ज्यादा लोग हों और 15,000 से कम अगर किसी की सैलरी है तो उसको। सिमिलरली इंश्योरेंस कौन करवाएगा? इंश्योरेंस में 10 है, कोई भी आदमी हो जिसके 10 से कम एम्प्लॉइज हो, तो 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो, ठीक है, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो, उसको इंश्योरेंस कटवानी पड़ती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का उसको कवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट का जो बेनिफिट देता है, सो इट्स अ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो किसी के पास भी, जहां पर भी 10 से अधिक एम्प्लॉयज कहीं पे काम करते हैं, उनको मैंडेटरी ईएसआई कवरेज लेना पड़ेगा। कोई ऐसी कंपनी है जो कि हैजार्डस है, अब हैजार्डस क्या होता है? गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि ये चीज हैजार्डस है, ये वहां पे एक बंदा भी काम कर रहा होगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जिसकी 10 से कम है वो वॉलंटरी ले सकता है, और पूरे के पूरे देश के सारे डिस्ट्रिक्ट इस समय इसके अंदर कवर है, पहले पूरे नहीं हुआ करते थे। मोटा मोटी प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ग्रेट्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट, क्या क्या प्रोविजन है, किस किस को लेने पड़ते हैं। कोई ऐसी फैक्ट्री जिसमें 20 से ज्यादा काम करते हैं ना लोग, उसमें उनको प्रोविडेंट फंड लेना पड़ता है, वो अकाउंट बनवाएंगे। कोई ऐसी कंपनी जिसमें 10 से ज्यादा काम करते हैं, उनको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, कंपलसरी है। और फिर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि हैजार्डस काम में इन्वॉल्व है, यहां पे चाहे एक एम्प्लॉय हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितनी हो, इनको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं
जैसे कि मैं ट्यूशन सेंटर चलाता हूं, तो मेरे ट्यूशन सेंटर में 6 लोग हैं, ना मैं इनका पीएफ करवाऊंगा ना मैं इनका इंश्योरेंस कराऊंगा, पर मेरे ट्यूशन सेंटर में सपोज करो 12 लोग हो गए, अब मैं इन सबका इंश्योरेंस करवाया करूंगा, पीएफ मेरी मर्जी है। मेरे फिर ट्यूशन सेंटर में 25 लोग हो गए, अब मैं इन सबका पीएफ भी कराऊंगा। लेकिन अगर मेरा काम है बम बनाने का, ठीक है, बम एकदम इलीगल नहीं बेटा, पटाखे की बात कर रहा हूं, ऐसा मैं कोई आतंकवादी थोड़ी ना प्लानिंग है मेरे दिल में, मेरे मन में आतंकवादी ख्याल बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है, आता है मतलब जैसे कुछ कभी किसी को देख के इसको उड़ा दो, इसको गोली मार दो, ऐसा मन में आता है अंदर से, बट आई हैव नेवर एक्टेड ऑन इट। यू आर एन टेररिस्ट ओनली व्हेन यू एक्ट ऑन इट, यू कैन थिंक इनसाइड। तुमने भी सोचा होगा कभी ना कभी, वंस इन अ व्हाइल तुम्हारा भी मन हुआ है बम से किसी लोगों को उड़ाने का। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर एन, मतलब होता है जैसे बारूद सॉरी पटाखे बनाने वाली जो फैक्ट्री है, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री हैजार्डस फैक्ट्री होती है, तो वहां पे अगर मैं अकेला बैठ के भी बना रहा हूं ना अपने खुद के पटाखे, तो फिर मेरे को इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है ना, जीवन वहां पे थोड़ा रिस्क रहता है लाइफ का। सो यू गेट द पॉइंट। ऑलराइट, दूसरी स्कीम है मैटरनिटी ग्रेट्युटी वाली, वेजेस बिल्कुल सेम है। बोर्ड और फंड नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स और गिग वर्कर्स के लिए, जिसके लिए वो काम करेंगे, गवर्नमेंट ने अभी तक बनाया नहीं है, टाइम पास के लिए। सोशल सिक्योरिटी फंड इन लोगों के लिए बनाया जाएगा जिससे इनको इंश्योरेंस दिया करेंगे गिग वर्कर्स को, वो भी हमने अभी तक नहीं किया है, करेंगे। ग्रेट्युटी चेंजेस का क्या मतलब है? ग्रेट्युटी जो कि जॉब छोड़ने के ऊपर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है इनाम के तौर पे, अब वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को भी मिलती है, मतलब कि चाहे 1 साल का फिक्स टर्म हो, चाहे 2 साल का हो, 3 साल का हो, कोई बात नहीं। परमानेंट एम्प्लॉय को 5 साल में ही मिलेगी, नो डाउट्स अबाउट इट। एक्चुअली मैं 4 बातें बताता हूं। ग्रेट्युटी से रिलेटेड क्वेश्चन यही आएगा, लिख के ले लो, यहीं पे ले लो, और कोई नया क्वेश्चन इन लसनों के पास है नहीं। एक तो ये परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है, ठीक है, परमानेंट आदमी है अगर वो 5 साल से ज्यादा काम कर चुका है, 4 साल में उसने अपनी मर्जी से आगे जॉब छोड़ दी, इसको नहीं मिलेगी ग्रेट्युटी, कुछ भी नहीं। लेकिन ये 6 साल में अपनी मर्जी से जॉब छोड़ रहा है तो इसको ग्रेट्युटी मिलेगी। 5 का क्राइटेरिया है। दूसरा, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदा है, 6 महीने के लिए खरीदो, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, इनको मिलेंगे। इसके ऊपर ये क्राइटेरिया नहीं लगता, एनी कितने भी दिन काम कराओ, अगर वो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट पे था तो उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। जर्नलिस्ट के लिए अलग से एक है आदमी, जर्नलिस्ट के लिए कम कर रखा है 3 का। जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए ग्रेट्युटी का क्राइटेरिया 3 साल का है, ये स्पेशल एक्सेप्शन है इनकी। अच्छा, उसके बाद अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके ऊपर क्राइटेरिया नहीं लगता, डेथ पे हो जाए तो। बंदे ने जॉब की, बंदा 3 दिन तक जॉब करा, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी वो 3 दिन की सैलरी पे ग्रेट्युटी दे देंगे। मतलब ऐसे 3 दिन में बनेगा कुछ नहीं, मतलब 3 दिन में ऐसे 15 रुपए 10 रुपए बने होंगे, तो मोटा मोटी तो वो नहीं करेंगे। बट लेट्स से कि कोई आदमी है जो 3 साल काम कर रहा था, परमानेंट एम्प्लॉय था, लेकिन इसकी डेथ हो गई, नाउ व्हाट डू यू डू इसके कॉन्टेक्स्ट में? तो अगर ये खुद जॉब छोड़ देता तो इसको ग्रेट्युटी नहीं मिलती, पर अगर अब डेथ हो गई है तो ये 5 साल वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा, इसको 3 साल की सैलरी के बेसिस पे, 3 साल की जॉब के बेसिस पे ग्रेट्युटी दी जाएगी। ये क्राइटेरिया होता है ग्रेट्युटी देने का। यस और नो, गेटिंग इट? आई होप सो, ठीक है। सो ऑल एम्प्लॉइज, वर्किंग जर्नलिस्ट जो है, वर्किंग जर्नलिस्ट के पास 3 साल का एक स्पेशल क्राइटेरिया इनको दे रखा है, ये बिल्कुल स्पेशल है, इनका अलग से स्पेशल रिलैक्सेशन मिली है। मैटरनिटी वाला यार प्राइमरली सेम टू सेम है, 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है प्रेग्नेंट फीमेल को। डिलीवरी की जो डेट है उससे 8 हफ्ते पहले, और बाकी बची हुई जो 18 है उसके बाद की, राइट। तो 2 महीने की पहले और उसके बाद बाकी की 4 महीने की डिलीवरी के बाद। पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्ते की पेड लीव मिलेगी, अगर तीसरे वाला बच्चा है तो उसके लिए 12 हफ्ते की मिलती है, ठीक है, दैट इज इट, कुछ नहीं। और उसके बाद नो मेजर चेंजेस, कोई बाकी चेंजेस नहीं किए हुए, पहले से कर रखा है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, जॉब वैकेंसीज जो भी 20 से ज्यादा अगर लोग जॉब पे देते हैं, अगर उनकी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके मैंडेटरी बताते हैं। फोकस, ठीक है, दैट इज इट, नथिंग एल्स। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे बात करें, प्रोविडेंट फंड नो चेंज, 10% है। वेज सीलिंग है मैंडेटरी, 15,000 से नीचे से जो भी जॉब लेता है, 15,000 से नीचे जिसकी सैलरी है, कंपलसरी प्रोविडेंट फंड बनाना है। ऊपर वाले की वॉलंटरी होती है, अपना बनाना चाहते हो गुड, नहीं बनाना चाहते हो अपनी श्रद्धा अनुसार है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में 10 क्या नाम है, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होने पे बनाई जाती है, दैट इज इट। एंड या गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड। मैटरनिटी वाला आप देख ही चुके हो, नॉट अ प्रॉब्लम। इंजरी की गिग वर्कर्स, ठीक है, दैट इज इट, दैट इज इट, दैट इज इट, नथिंग, ग्रेट।
परफेक्ट हो गया। एक लास्ट चीज को, इसको अगर आप याद रख सको तो, ये गिग वर्कर्स के लिए इन्होंने किया हुआ है। ये जो गिग प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, इनके पास ना प्रोविडेंट फंड है ना इंश्योरेंस है, तो करेंगे कैसे, कहां से लाएंगे पैसा? तो जो ये कंपनी है, प्लेटफॉर्म है, जोमेटो, स्विगी, उबर, इनको एक फंड में अपने टर्नओवर का 1-2% देना पड़ेगा। ठीक है, दे विल हैव टू पुट, ये जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कंपनी जो होती है, ठीक है, इनको अपनी टर्नओवर की कुछ फंडिंग उसमें देनी पड़ेगी। जैसे कि भाई जोमेटो वालों ने 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया, तो उसमें से 1 से 2 करोड़ रुपए उसको निकाल के इसमें कंट्रीब्यूट करने पड़ेगी, एक फंड बन जाएगी। उस फंड से फिर गवर्नमेंट गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी करवाया करेगी, उनकी इंश्योरेंस करवाएगी, उनके लिए कुछ पेंशन वेंशन बनवाने का काम करेगी। उसको कोई सिक हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको बेसिकली वो पैसा उसमें से दिया जाएगा। ग्रेट। अब उसके बाद एक लास्ट वाला बन गया भाई। लास्ट वाला क्या है? एज सिंपल एज दैट, हाँ, नाउ द थिंग इज दैट द लास्ट वन, द OSH कोड 2020 का, ये बहुत सारे से टोटल 13 कोड्स, अरे भाई क्या हो गया, टोटल 13 एक्ट्स जो है उनको कंबाइन करता है। दैट इज इट। फैक्ट्री वाला एक्ट है, इस पे क्वेश्चन आता है हर साल 2, लेकिन विल डू दैट सेपरेटली। डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली इज द फैक्ट्री? जहां पे 20 से ज्यादा लोग काम करते हो और इलेक्ट्रिसिटी यूज होती हो, पावर यूज हो रही हो, इस चीज को कहेंगे फैक्ट्री। और जहां पे 40 से, अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही है, ठीक है, और 40 से ज्यादा काम कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे फैक्ट्री। ठीक है, जैसे कोई छोटे से पेचकस, छोटे से क्या नाम है, बोल्ट बनाने लग रहे हैं कोई, तो वो बोल्ट बनाएंगे तो मशीन से बनाएंगे, मशीन में भाई इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो यहां पे अगर 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो बोल्ट की फैक्ट्री हो गई। और अगर कोई टोकरिया बना रहा है, तो टोकरिया बना रहा है लेकिन वो हाथ से बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे टोकरी बनाने के लिए, तो टोकरी बनाने के लिए अगर 40 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इकट्ठे, तो इसको बोल देंगे फैक्ट्री। ये मत बोलना कि सर ये टोकरिया बना रहे थे, बल्ब जल रहा था, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी इसलिए वर्ड है, पावर, मतलब जब काम जिसमें मतलब थोड़ा सा मशीन यूज हो रही हो, हाथ से अगर आदमी काम कर रहा है तो फैक्ट्री की डेफिनेशन जो है 40 की है, और अगर वैसे पावर से काम कर रहा है तो 20 है। कोड अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइंग 50 और मोर वर्कर्स। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज का, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का बेसिकली एक लॉ हुआ करता है, उसको इंप्लीमेंट कर दिया है, उसके ऊपर अप्लाई होता है जहां पे 50 से अधिक कोई आदमी को कॉन्ट्रेक्चुअली बेसिकली हैंडल करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो था वो स्पेसिफिकली 50 से अधिक लेबर, क्या नाम है, जैसे आप घर बनवाते हो, तो आप घर बनवाने के लिए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे, वो कॉन्ट्रैक्टर सपोज कीजिए कि 60 लोगों को अपने अंडर लेके आया है, 60 लोग से आपका घर बनवा रहा है, तो इसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो प्रोविजंस हैं एक्ट में वो अप्लाई होंगे। मतलब कि थ्रेशोल्ड इज 50, बिलो 50 कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इनफॉर्मली काम कर लेगा, बियॉन्ड 50 उसको फॉर्मली कुछ ना कुछ चीजें मैनेज करने पड़ेंगे, अकाउंट्स मैनेज करने पड़ेंगे। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स कौन होता है? कोई भी आदमी जो कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे काम करता है। पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्टर इस चीज को रजिस्टर करवाता था, अभी कोई बंदा, कोई बिहार से जाके, जैसे कि झारखंड में काम कर रहा है, महाराष्ट्र से जाके गुजरात में काम कर रहा है, उसको ऑटोमेटिकली अपने एक श्रम सुविधा पोर्टल में अपनी रजिस्ट्रेशन करा के अपने आप को माइग्रेंट वर्कर की तरह रजिस्टर करवा सकता है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, चलिए ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क आवर एंड लीव, डेली वर्क 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते हो किसी आदमी से, वर्कर से, 8 घंटे का मैक्सिमम है। एक हफ्ते में 48 घंटे काम करवाओगे, दैट इज इट। ठीक है, वर्कर्स हर 20 दिन काम करने के बेसिस पे 1 दिन की पेड लीव गेन कर लेगा। मतलब अगर किसी ने 20 दिन तक काम किया है तो उसको 1 दिन की पेड लीव मिलेगी। हफ्ते में 6 दिन काम करके 7वें दिन की तो लीव होती है, वो ऑटोमेटिक है। ठीक है, वो संडे की जो लीव है वो वैसे ही कंपलसरी है। ठीक है, दैट इज नॉट अ पेड लीव, वो काउंट ही नहीं होती है। पर अगर आपने 20 दिन तक काम किया है तो यू विल गेट 1 पेड लीव एक्स्ट्रा, ये अलग से एक्स्ट्रा मिलेगी। कोई वर्कर अपनी जब मर्जी लेना चाहे, उसकी सैलरी मिलेगी, वो छुट्टी ले लेगा उस दिन, प्रोवाइडेड दे वर्क एटलीस्ट 180 डेज इन अ ईयर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सेफ्टी प्रोविजंस, ठीक है, सेफ्टी प्रोविजंस जो एम्प्लॉयर है उसको बना के रखने हैं। माइग्रेंट वर्कर्स की प्रोटेक्शन होती है, कोई खास बात नहीं है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, कभी भी काम कर सकती हैं, अब उनको नाइट शिफ्ट में भी काम करना अलाउड है, उनके कंसेंट से उनसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू, डू यू वांट टू, देन डू यू वांट टू, ओके। फिर उसके साथ वो सेफ्टी प्रोविजंस लेने पड़ेंगे, अगर वो जा रही है तो उसके लिए कैब वैब सिक्योरिटी अवेलेबल होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ दे वांट इट। वर्किंग जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको डिफाइन किया गया है स्पेसिफिकली,
लाइसेंस एंड इंस्पेक्टरेट रिफॉर्म्स, ये कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ फिर भी बता देता हूँ कि देयर इज अ पर्सन जो कि ये सारे के सारे लेबर लॉज को, लेबर इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं, इसकी भी क्या नाम है यूपीएससी एग्जाम लेके सेलेक्ट करता है। वो लेबर इंस्पेक्टर का काम होता है कि हर जगह जाके देखे इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे किसी फैक्ट्री में चला जाएगा, देखेगा कि वहां पे कितने एम्प्लॉइज थे, 400, तो 400 हैं तो भाई तेरा ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे है, नहीं है तो तुमको जेल कर दूंगा। तो अब ये इंस्पेक्टर जो है इसका काम फैसिलिटेटर है। अब ये जब वहां पे जाएगा और सपोज करो कि किसी ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स नहीं दे रखे, तो ये पहले मोमेंट पे उसको उसके अगेंस्ट एक्शन या प्रोसिक्यूशन नहीं लेगा, पहले मोमेंट पे उसको बोलेगा कि भाई कर अब इसको बैठ के यार करवा, वो उसको करवाएगा। मतलब कि ही इज ए इंस्पेक्टर ऑल्सो, वो उसको लॉ इंप्लीमेंट कराना है, बट ही इज ए फैसिलिटेटर नाउ। ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली जाके बस उसका काम फाइन काटने का हो जाएगा। कहने की बात है, तो आपको तो पता है सरकारी आदमी है, उसको तो पैसे निकाल लें कैसे भी निकाल लेगा, फैसिलिटेटर कभी करके भी निकालेगा, इंस्पेक्टर बन के भी निकालेगा, बट एटीट्यूड बदलेगा थोड़ा सा। अब मतलब इसका फैसिलिटेटर का बस यही मतलब है कि पहली बारी में जेल में नहीं डाल देगा, पहली बारी में वो आपको एक प्रकार से वार्निंग दे देगा कि अरे भाई क्या कर रहा है, वो स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ गए तेरे। इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर बनाने का काम किया जा रहा है। दूसरी बारी जब कंप्लेंट होगी तो फिर ऑब्वियसली वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेगा, नो प्रॉब्लम्स। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, जरा ये 4 लॉज थे हमारे, जिसे एक्शन देखो। इसमें से कौन सा एक्ट है जो कि सब्ज्यूम नहीं हो रखा है? कोड ऑन वेजेस एक्ट ऑफ 2019। बहुत ही सरल है, मतलब क्या ही है, ट्रेड यूनियन वाला। अब ये तो आप गेस कर लोगे ना यार, वेजेस एक्ट है तो वेजेस, बोनस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस और इक्वल रेम्युनरेशन, मतलब इक्वल सैलरी, इक्वल वेज मिलने वाला लॉ, यही तो 4 हैं। तो लॉजिकली निकल जाएगा कि ठीक है पेमेंट ये वो ये वाला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दिस इज व्हाट दे आर गोना आस्क, नथिंग एल्स, कोई स्पेशल बात नहीं है। एज पर द न्यू वेज कोड, इफ एक्सक्लूडेड कंपोनेंट ऑफ ए सैलरी, जो कि जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ओवर टाइम हो गया, अगर 50% से भी ज्यादा होगा तो एक्सेस अमाउंट का क्या करोगे? वो एक्सेस अमाउंट विल ट्रीटेड एज ए वेजेस फॉर कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट। समझे ना? मतलब ये जो HRA हो गया या कुछ और एक्स्ट्रा जो एक्सक्लूडेड अमाउंट है, अगर वो 50% से ज्यादा होगा तो क्या करोगे? वेल वो जितना ज्यादा है वो एक्चुअली में वेज में ऐड हो जाएगा, तो उसको वो कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट के लिए यूज करना पड़ेगा। राइटी, ग्रेट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 क्या कर देता है यार? वो ले ऑफ और क्लोजर की जो गवर्नमेंट की जो परमिशन है उसको बढ़ा के कर दिया है 300 वर्कर। तो अब देखो ध्यान से सुनो, पुराने वाला जो एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, उसमें लिखा हुआ है कि 100 बंदों से ज्यादा जिसके पास जिसके वर्कर्स होते हैं, उसकी फैक्ट्री में अगर ले ऑफ हो रहा है, अगर फैक्ट्री क्लोज हो रही है तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके करोगे। नए वाले में वो 300 है। ये दोनों चीजें याद करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। ठीक है। विच कैटेगरी ऑफ द वर्कर्स हैव बीन न्यूली इंक्लूडेड फॉर द सोशल सिक्योरिटी कवरेज? ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर है, नए वाले लोग हैं जिनको अभी पहली बार इंक्लूड किया गया है। दीज आर द क्वेश्चंस। ये PDF आपको मिल गया है, इन क्वेश्चंस को पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड यू विल प्रोबेबली मोर और लेस काइंड ऑफ गेट इट कि ये क्या है क्या नहीं। ठीक, बाकी नीचे मैंने समरी बना दिया है, जिनकी सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार हार्ड और जल्दी जल्दी से रट्टा लगाने की बात करनी हो तो बस दैट इज इट, और कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में रट्टा क्या लगाना है? ट्रेड यूनियन 51% की मेंबरशिप चाहिए भाई साहब। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को भी फॉर्मलाइज कर दिया गया है, उनको सेम बेनिफिट मिलते हैं जो कि परमानेंट को मिलते हैं, बस एक ही फर्क है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए 300 वर्कर से ज्यादा होने चाहिए फैक्ट्री में। ले ऑफ परमिशन तब पहले 100 थी, वो 300 की कर दी है, मतलब कि 300 से नीचे एम्प्लॉइज है तो आप किसी को ले ऑफ कर सकते हो बिना किसी से पूछे। 300 से ज्यादा है तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके करोगे। 14 दिन का स्ट्राइक का नोटिस। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो कि हमें याद रखनी है वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे आपके लिए कर दी है। दैट इज इट। क्या हो गया? बस इतना ही है क्या? अरे ये तो हो गया। ये सिंपल सी बात है यार। अब क्या करना है मोटा मोटी, अगर आपको मैं जनरली बताऊं तो ये, अच्छा पहले बता दे तो ये 4 लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन नहीं पूछे थे। अब देखो ये जेन्युइनली मैं बता देता हूं, ये यूपीएससी की मर्जी है, पता चले इस बार इन्होंने सारे यहां से पूछ लिए, कोई आइडिया नहीं है, ये सब प्रभु की माया के ऊपर आधारित है। ये 4 वाले पढ़ेंगे हम इनको, लेकिन अब इसके बाद क्या करेंगे? नाउ व्हाट शैल वी डू? हमने ये 4 कर लिए, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू इज दैट कि हम अगले वाले करते हैं, नेक्स्ट वाले जो क्या नाम है, जो पुराने वाले लेगेसी लॉज जिनको कहते हैं, उनको इकट्ठे करके। अब जैसे कोड ऑन वेजेस एक्ट 4 को सब्ज्यूम करता है ना, विल डू दोस 4 टुगेदर। तो अब हमने कल हाइपोथेटिकली बात करते हैं, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 वाला, मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 वाला,
उसके बाद जो इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 76 वाला और बोनस एक्ट, बोनस और रेन्यूमरेशन वाला, ये चारों के चारों इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि उसमें वही चीजें याद करनी है। याद रखना बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई हैं। जो आज आपने किया है ना, ये आपको प्राइम कर देगा इन्हीं लॉज के लिए, क्योंकि इसमें वही बातें कर रहे होंगे ये लोग। दिस इज नथिंग स्पेशल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो छोटे मोटे डिफरेंसेस है वो हम उसी समय पॉइंट आउट, पिन पॉइंट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमको पता ही चल जाएगा। सो यू गेट इट? आई थिंक सो यू आर गेटिंग इट, ग्रेट। फिर उसके बाद दूसरे वाला जो लॉ है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी कोड है, उससे रिलेटेड सारे के सारे लॉ। नाउ हमारे पास पहले से भी पूरा का पूरा बना हुआ है। देखो क्या नाम है, ये जो लेबर लॉज का जो सिलेबस है, हमने इसके अंदर सारा का सारा एक्चुअली में बनाया हुआ है। ये 4 लॉ तो कर ही लिए, क्योंकि तो 4 तो सिंपल 4 ही है ना, इसको तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले मैंने पहले ही लिखे हुए हैं। अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए कि भाई फिर भी सर फोकस करने के लिए, तो फैक्ट्रीज एक्ट, ईपीएफओ एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस, ग्रेट्युटी, मैटरनिटी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सेक्सुअल हरासमेंट, अप्रेंटिस और अनऑर्गेनाइज वर्कर, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए हैं। अब देखो एनालिसिस ये थोड़ा सा फ्लॉड है, ज्यादा पूछे गए हैं। वेल 4 तो हमारे पास प्रीलिम्स के एक पेपर है, तो 4 में से कितना ही एनालिसिस कर लेंगे। बट हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट इज, ईपीएफओ एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जेन्युइनली सुनने में भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो इनको एटलीस्ट जो 5-6 ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनको तो थोड़ा ध्यान से करना ही करना है। फिर उसके नीचे जो 10 और इनसे रिलेटेड है, उनको ध्यान से करना है। बाकी फिर ऐसे कर देंगे लॉ वाला, ठीक है भाई, इतना लॉ आ गया है। मैं तो कहता हूँ भाई अपना भी पर्सनल एटीट्यूड भी रखना है ना यूपीएससी के सामने, कि भाई इतना करके आए हो, अगर इसमें सिलेक्शन करना है तो करो, वरना तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। 44 लॉ, थोड़ा अपने अंदर अपनी भी क्या नाम है एटीट्यूड में रहना है अपने। ऐसा नहीं कि यूपीएससी जो कहेगी और हमें करना ही जरूरी है। स्टे इन आवर ओन एटीट्यूड ऑल्सो, लाइक भाई ठीक है, मैं 20 लॉ पढ़ के आया हूँ पूरे के पूरे, इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा सारे कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने इसके भी बावजूद बाहर पूछने की कोशिश की, देन गो शट द फ्रंट डोर। ऐसा थोड़ी ना कि जो यूपीएससी बोलेगी वो हमें सब कुछ करना ही पड़ता है। कल शाम को 6 बजे कक्षा में उपस्थित हो जाना। टेलीग्राम चैनल है, ये आपका प्राइवेट वाला चैनल है, क्योंकि अभी मेरे को ये वाला वीडियो जो है, ये इसको पब्लिकली भी डालना है, तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको क्लास में वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो पेड वाला चैनल ज्वाइन करो, उसमें हम वीडियो कॉल करके बातें करते हैं। अभी आपको जैसे इसमें वीडियो में कोई डाउट वाउट आया होगा, तो अभी एक वीडियो कॉल होगी, ठीक है। शाम को कितने बजे होगी, समय क्या हुआ है, 9 बजे होगी। जस्ट हैव माय डिनर एंड देन विल एक्चुअली डू अ वीडियो कॉल। वो वीडियो कॉल करते हैं, उसमें आप सारे डायरेक्टली क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। वो वाला पेड जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा, उसमें वो पॉलिटी की सीरीज है, डाउनलोड की है। फर्स्ट डाउनलोड इट ऑन योर लैपटॉप, ओके, वो कभी भी डिलीट हो सकती है। देन डू दैट सीरीज बिफोर वी डू, जब तक मैं पॉलिटी पे पहुंचू उससे पहले ही कर लो उसको, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हम पॉलिटी करेंगे। तो ये कब तक चलेगा, ये 14-15 अगस्त तक हो जाएगा। ओके, देयर आर 7 to 8 क्लासेस ऑफ लेबर लॉ, ये हो जाए। दिस इज द इजी सेक्शन। सिलेबस को रट्टा लगाओ, सिलेबस याद होना चाहिए जीवन में, सिलेबस आपको याद होना चाहिए, सिलेबस का रट्टा लगाओ के चलना है, ठीक है। यही है हमारे सामने, ये जिसको याद है, इसमें से पहले अपनी अपनी स्ट्रेंथ निकाल लो कि भाई ये चीज तो मेरे को बहुत अच्छी आती है, इसमें तो मैं जीनियस हूं, इसको तो मैं कर ही लूंगा। बियॉन्ड दैट, सो जस्ट टू रिआइटरेट द ओल्डर थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दीज टॉपिक्स। क्या नेचर है इस टॉपिक्स का? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन मान के चलेंगे हम। अगर 20 आ जाए तो अच्छी बात है, गुड फॉर अस, बट 15 तो मिनिमम मान के ही चलिए। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के और जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के एटलीस्ट नहीं तो 15 यहां पे भी आपको चलेंगे। 15 से 20 तो पूछे ही जाएंगे। सो देयर आर 15 to 20 क्वेश्चंस। सो दीज टू आर ए सेक्शन जिसमें से 35 से 40 क्वेश्चन आने हैं। एंड इफ वी आर वेल प्रिपेयर्ड विद दिस, वी कैन स्कोर 30 out of 40 बड़ी आसानी से। मतलब कि 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें से बड़ी आसानी से। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 35 to 40 वाला। एंड व्हाई आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट इज दैट एवरीथिंग एल्स इज अ सब्जेक्ट जो कि पढ़ के सॉल्व किया जाता है। यू रीड हिस्ट्री एंड आप नेक्स्ट वीक उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपने पॉलिटी पढ़ी और आप अगले हफ्ते उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बट मैथमेटिक्स और इंग्लिश स्पॉन्टेनियस सब्जेक्ट होते हैं, वो स्लोली दिमाग में आते हैं। उसको जैसे, हैव यू एवर सीन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज?
किसी ने एहसास किया है? जब हम नई लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले 2 3 4 महीने तक कोई भी क्या नाम है ग्रोथ नहीं होती है, आपको याद नहीं होता, समझ ही नहीं आ रहा होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रट्टा लगाना पड़ता है। बट देन सडनली फ्रॉम द 5th एंड द 6th मंथ आपको पूरी की पूरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आने लग जाती है। सो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को पढ़ने का जो ग्रोथ है वो इस प्रकार से ग्रो करता है कि पहले इनिशियल मंथ में वो बहुत मुश्किल से याद हो रही होती है, एंड देन सडनली स्पॉन्टेनियसली वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से याद होती है। दिस इज द ग्राफ दैट फॉलोज विद इंग्लिश एंड मैथ्स। पॉलिटी ना आप एक महीने में रट के बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लो, जो ज्यादा टाइम लगा देगा पॉलिटी में उसका उतनी जल्दी वो पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, वेयरएज दीज टू आर सिमेंटिक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है और इंग्लिश जो है। तो ये स्लो लर्निंग होती है। यू कैन नेवर डू कि आज इस हफ्ते मैथमेटिक्स को याद कर लूंगा और अगले हफ्ते पेपर दे दूंगा। दैट कैन हैपन विद हिस्ट्री, क्या नाम है, पॉलिटी, अकाउंटेंसी, इन सब के साथ हो जाएगा, इकोनॉमीज, करंट अफेयर्स, नॉट विद दीज टू। सो दीज टू नीड्स टू बी डन स्लाइटली, मतलब अब क्लासेस तो होंगी ही होंगी, बट ये सेल्फ एफर्ट ही फोकस करेगा तो ही जिंदगी निकलेगी। मतलब कि whoever will do self effort have slightly more chances of success in that। करना क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेने हैं, टॉपिक निकालने हैं और फिर वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक उस बुक से करना है। बुक से कर लो जो मैंने दे दी है, बुक के पीडीएफ भी, वैसे तो पब्लिक ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं हम, लेकिन अगर आप पेड ग्रुप में हो तो पेड ग्रुप में मैं सारी बुक शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। टुमारो 6 PM देन, ऑल राइट। और अभी 9 बजे नहीं करते, 9:30 करते हैं, 9:30 में टेलीग्राम चैनल पे एक वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है। 9:30 सेशन है, एक डाउट सेशन है, जो कंफ्यूजन कुछ डाउट्स आएंगे उनको कर लेंगे, टेलीग्राम वीडियो कॉल। Thank you very much for being present in the class.